अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रोशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजमुल साह की। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। ख़वातीन और ज़ात, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जिसका ये मफ़हूम है, जिसका ये मतलब है कि फिर जब किसी भी काम का पुख्ता अज़्म या इरादा कर लो, अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि अल्लाह पर जो भरोसा करता है अल्लाह उन्हें बहुत पसंद करता है और उनसे मोहब्बत करता है। तो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं, हम एक बात हर किसी को कहते हैं कि रिस्क लेना चाहिए। तो रिस्क जब आप लेते हैं, आप एक दुनियावी लिहाज से सोचते हैं कि हर काम में रिस्क तो होता है, लेकिन अगर आप उसके साथ एक ये फैक्टर डाल दें, बहसीयत मुसलमान आप ये सोचें कि जो आप इरादा कर रहे हैं उसमें ये दुआ करें अल्लाह से कि ये मेरे हक के अंदर बेहतर हो। और यकीनी तौर पर आप जब अल्लाह पर इरादा करके कोई भी पुख्ता अज़्म करते हैं तो वो इरादा जो है वो तकमील पे पहुंचता है, जब आपको भी खुशी होती है और मज़ीद अल्लाह पर इरादा पुख्ता होता है। तो इसी तरीके से कोई भी काम करें उसमें अल्लाह को ज़रूर शामिल जो है ना वो हाल करें। और अगर वो काम नहीं भी होता तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि इसमें भी आपके लिए कोई ना कोई बेहतरी जो है वो ज़रूर शामिल होगी। और ये चीज़ अगर आपके दिल में बैठ जाती है, एक बार एक माइंड में आप इसको रख लेते हैं कि जो भी काम होना है उसमें आपकी बेहतरी और खैर ही होनी है, तो यकीन करें आप किसी भी चीज़ से मायूस नहीं होते, बल्कि हर तरफ जो है वो आपकी खुशियाँ ही होती हैं और आप इस अज़्म के साथ जाते हैं कि अगर इसमें मेरी बेहतरी है तो मुझे इससे मज़ीद बेहतर चीज़ मिल जाए। और आज इसी अज़्म के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दोबारा से उतरेगी मैदान में, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बर्थडे विश करेंगे और बर्थडे है निशा की। तो आपको बहुत बहुत जो है वो ढेरों मुबारकबाद, एक और साइकिल, एक और साल कंप्लीट करने के लिए, और आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत सारी खुशियां आपको मिलें, बहुत सारी आपकी ख्वाहिशात जो है अल्लाह उनको तकमील तक पहुंचाए और आप हमेशा जो है इसी तरीके से पॉजिटिव रहें। सो हैप्पी बर्थडे निशा। बाकी आगे पीछे जो उनका नाम है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज मद्दे मुकाबिल होंगे, दोनों पड़ोसी ममालिक हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आगे कैसा मैच होगा, क्योंकि अभी तक 4 मैचेस खेल चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसमें 2 में फातेह है और 2 में हम लोग डगमगा गए। अब वो डगमगाने की वजह आज क्लियर होगी हमारे सामने। हमारे जो क्रिकेट स्टार्स हैं जब ये उतरेंगे स्टेडियम में तो पता चलेगा कि ओपनिंग हमारी उसी तरीके से होगी या ओपनिंग में आज कोई बेहतरी आएगी, 1 डाउन 2 डाउन, और उस तरीके से आगे बढ़ बढ़ के कैसे चलेगा, हमारी बॉलिंग अटैक कैसा होगा, हमारे कैच छोड़ने की आदत खत्म होगी या नहीं होगी। हम पॉजिटिविटी पे बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि देखें पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया सबसे हाईएस्ट गोल जो है वो अचीव करने का। और ऑफ कोर्स हम अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो पाकिस्तान 2 मैच इस तरीके से जीता है जैसे बाकी कोई टीम नहीं जीती। तो पॉजिटिविटी पे बात करते हैं और इस पॉजिटिविटी के अज़्म के साथ ही हम लेके चलेंगे कि आज का मैच जो है वो भी इसी तरीके से शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। और आपको पता है भारत में मैच है तो ऑफ कोर्स उसके लिए हम ज़रा ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि दूसरे के होम ग्राउंड पे हमने जो है वो शिकस्त देनी किसी भी टीम को। भारत में मुझे लगता है कोई भी मैच हो तो उसके लिए हमारी एनर्जी डबल ट्रिपल बल्कि इससे भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें एक वो फैक्टर है ना कि हमने वहाँ पे जाके जीतना ही जीतना है, हार हमें किसी भी हाल में कबूल नहीं। और आज का मैच तो मेरे ख्याल से जीत ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पॉइंट्स टेबल पे हम और नीचे आ जाएंगे। पॉइंट्स टेबल के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग पॉइंट्स टेबल पर अगर चाहते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे एक वक्त तक पाकिस्तान जो है वो टॉप 2 में आ गया था और फिर उसके बाद हमने देखा सिचुएशन जिस तरीके से डगमगाने लग गई और फिर अब जिस पॉइंट टेबल पे खड़ा है तो दोबारा से मुस्तहकम करने के लिए आज ये उम्मीद की जा रही है कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान ने ही उन्हें सिखाया है, ठीक है, और अफगानिस्तान की टीम हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो भी बड़ी अच्छे तरीके से जिस तरीके से उनकी कारकर्दगी नजर आ रही है, इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। सब परेशान थे, हैरान थे कि ये कैसा मैच हो रहा है। और वो मैच ना हमेशा से आपको लग रहा होता है कि वन साइडेड मैच है, कुछ ऐसी टीम्स होती हैं, लेकिन जब मैच होता है तो क्रिकेट गेम जो कहा जाता है कि आखिरी गेंद तक गेम जाती है, तो वाकई में वो अफगानिस्तान और इंग्लैंड में देखने को मिली। सो वी होप कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होगा, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। हार जीत गेम का हिस्सा ही है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानी दिल हैं तो पाकिस्तानी दिल तो पाकिस्तानी टीम के साथ ही धड़कते हैं। जब बाबर आजम उतरते हैं स्टेडियम में, हमारे बाकी तमाम प्लेयर्स जो हैं जब वो उतरते हैं खेलने के लिए, तो अब उम्मीद क्या है और बहुत सारे जो सवालात हैं वो हम जवाब हासिल करेंगे। क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑन योर शो। मलिक साहब, आज जो है वो पाकिस्तानी कौम किस इरादे के साथ, किस माइंडसेट के साथ बैठे टीवी पे के सामने के मैच हम लोग देखेंगे और हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ चेंजेस होनी चाहिए मैच में क्या?
देखें लास्ट जो पाकिस्तान का स्क्वाड है जब तो अभी तक इतलात आ रही हैं वहाँ से कि उसको वो कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अनचेंज स्क्वाड होगा। मे बी अब इन 11th आवर कोई डिसीजन ले लें मैनेजमेंट, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। और सेकेंडली जहाँ तक आपने कहा कि जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप है, आपको पता है वर्ल्ड कप की एक हीट एक डिफरेंट है, स्पेशली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो मैचेस हो रहे हैं। और लास्ट आपने जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच देखे हैं वो वन साइडेड नहीं हुए, टोटली नेल बैटिंग मैच हुए हैं और आखिरी ओवर में जाके फिनिश किए हैं। यहाँ पाकिस्तान ज़रूर नसीम शाह को मिस कर रहा होगा, जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच में उन्होंने विक्ट्री भी दिलाई थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, 2 छक्के लगा के, चौके लगा के। और सेकेंडली देखें जहाँ तक पाकिस्तानी टीम के हवाले से, पाकिस्तान की टीम आपको पता है कि स्पेशली बड़े वर्ल्ड कप्स या बड़े इवेंट्स के हवाले से टोटली जो है ना अनप्रिडिक्टेबल टीम है। और पाकिस्तान का जो ओपनिंग प्लेयर है वो इस वक्त बहुत अच्छे फॉर्म में, पर अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान जो है पावर प्ले को उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है जिस तरह से दूसरी टीमें जो हैं एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही हैं, और वो पाकिस्तानी टीम सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिस कर रही है। स्पेशली आप देखें जो हमारे ओपनर्स हैं, शुरू के जो स्लॉट है, हम कोई पावर प्ले में कोई छक्के वगैरह नहीं लगाते ओपनर्स का जिक्र किया। और सेकेंडली आप दूसरे एंड पे देखें अफगानिस्तान की टीम ने एक बड़ा अपसेट करके आई है, अलार्मिंग कॉल भी उन्होंने दी है। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह खेली, स्पेशली उन्होंने जैसे गुरबाज ने इनिंग खेली है, जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले को यूटिलाइज़ करते हैं, आते के साथ ही एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाते हैं। और आपने रिसेंटली भी कल के मैचेस भी देखे हैं, इससे पहले भी जितने भी मैचेस हुए हैं, खासकर आप साउथ अफ्रीकन्स को देख लें, जिस तरह से टोटली मॉडर्न डे क्रिकेट में टोटली एक डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह से नीड ऑफ टाइम है उस तरह से खेल रहे हैं। और पाकिस्तान के एंड पे आए तो पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं, तो मलिक साहब ये जो जारहाना क्रिकेट होती है ये T20 में तो हम मानते हैं, लेकिन ये जहाँ तक बात आती है वनडे में तो 50-50 में थोड़ा सा स्लो शुरू में गेम लेके जानी होती है, आपने अपने स्टेमिना रखना होता है और फिर आगे जाके पावर हिटिंग की तरफ आपने जाना होता है और उसी वजह से विकेटें भी मिलती हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है, जिस तरीके से आपने खुद हाईलाइट किया, वो जारहाना वो एग्रेसिव क्रिकेट जो है वो क्यों नहीं अभी तक नजर आ सकी? एक तो मैच में एंड पे क्लोज में नजर आई है, लेकिन वो शुरू से एक टीम स्पिरिट में नहीं नजर आई। देखिए डेफ्थ में पाकिस्तान के पास अच्छे पावर हिटर्स हैं, स्पेशली इफ्तिखार हैं, नो डाउट, फिर आपके रिजवान है, वो बहुत अच्छी पावर हिटिंग कर लेते हैं, सऊद शकील हैं। और ओपन में अगर देखें तो हम वो लैक कर रहे हैं। देखिए पावर प्ले का क्या है कि आपने शुरू के पावर प्लेस को आपने यूटिलाइज करें और आपका जो स्ट्राइक रेट है वो आपका अप होना चाहिए। स्पेशली आप जो रना ओवर, आप रना बॉल ना जाएं, आपके कम से कम 7, 7.5 या 8 जो स्ट्राइक रेट होना चाहिए। आप दूसरी टीम्स को देख लें कि वो उनके 10 ओवर्स में कितने रन होते हैं और पाकिस्तान को आप कंपेयर कर लें तो उस लिहाज से जो पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू में अच्छा खेला है। जी बिल्कुल, नो डाउट, वो हमें क्योंकि टारगेट एक बड़ा नजर आ रहा था टारगेट के लिए, उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया लेकिन आगे जाके फिर अटक गए। आगे हम देखिए मैं आपको कहा ना, पाकिस्तानी टीम के वाले से स्पेशली आप इंडिया के अगेंस्ट भी मैच देख लें, जिस तरह से बाबर की और रिजवान की पार्टनरशिप लगी और विद इन 36 रन जो है आपकी 8 विकेट्स जो हैं वो गिर गई। और इसी तरह आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छा स्टार्ट दिया। देखें बीच के मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हमारे साथ अनफॉर्चुनेट ये है कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर क्लिक करते हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो क्लैप्स कर जाता है। अगर ऊपर से हम रन नहीं करते तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर भारी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर बाबर हैं, फिर नीचे आपके रिजवान हैं, सऊद शकील हैं, इनके ऊपर देखें बाबर नो डाउट मॉडर्न डे क्रिकेट का जो है वन ऑफ द बेस्ट बैटर है इस वक्त और नंबर 1 प्लेयर है और उसके अंदर सलाहियत है कि वो लंबी इनिंग खेल सकता है, पर देखिए उसके साथ साथ देने वाली प्लेयर होने चाहिए। अच्छा खुर्रम, ये भी बताइएगा कि पिछला मैच जो हम हारे हैं उसके बाद हमें क्या चेंजेस लेके आनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी अफगानिस्तान के खिलाफ? देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ मैंने आपको बताया है कि अफगानिस्तान के खिलाफ एक टोटली पाकिस्तान को एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, बिल्कुल जी, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। और देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मैचेस हैं, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी हीट होती है। जिस तरह से आपने शारजा में मैचेस देखे, पाकिस्तान के क्राउड के और अफगानिस्तान के क्राउड का भी रिएक्शन होता है। वहाँ पे अफगानी भी काफ़ी मौजूद हैं, पाकिस्तान के हालांकि इतने नंबर्स में नहीं होंगे वहाँ क्राउड। और चेन्नई में मैच होना है, चेन्नई की जो विकेट्स है जो पहले मद्रास कहलाता था, वहाँ सईद अनवर ने भी एक हाई स्कोरिंग इनिंग खेली थी 194 मई में जो है 1997 में, आज तक याद है लोगों को। तो वहाँ की जो विकेट है वो स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट करेगी और जो अफगानिस्तान के पास प्लेयर्स हैं स्पेशली आपके राशिद खान हैं, नबी हैं, सारे ये देखिए IPL वगैरह भी खेलते हैं और सबसे ज़्यादा लीग्स वगैरह भी खेलते हैं, तो उनको वहाँ की अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा मलिक साहब, क्या अपडेट्स आ रही हैं ग्राउंड्स के अंदर? क्योंकि आपने क्राउड का जिक्र कर दिया, हमारे पास जो क्राउड की तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, बेचारे चंद पाकिस्तानी गए हुए हैं, उनके साथ भी पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने दिए जा रहे। ठीक है, अच्छी खासी वीडियोस पाकिस्तानियों के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशियों के साथ भी पिछले दिनों में यही हुआ है कि जो परसों का मैच था उसमें उनके साथ जो टाइगर था वो फाड़ के फेंक दिया गया। ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही थी। अपडेट आ रही है? देखिए इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह देखें हर एक राइट होना चाहिए हर सपोर्टर्स को, जो स्पेक्टेटर्स हैं स्पेशली जैसे पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तान दोनों बैलेंस साइड होनी चाहिए।
चाहिए। हालांकि दूसरे ममालिक में देखें, इंग्लैंड में देख लें कितना उनका ज़बरदस्त एक क्राउड होता है, हालांकि जैम पैक होता है, लेकिन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लैग करें इतना क्राउड भी नहीं आ रहा, और पाकिस्तानी तो बहुत कम नंबर्स में आ रहे हैं। और आपको पता है वीज़े शीज़े मिले हैं, क्लियर हुए? नहीं, मेरे तो चंद एक दोस्तों को मिले हैं, वहाँ पे मौजूद भी हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ कोई पाकिस्तानी वहाँ गए हैं, और बाकी काफ़ी सारे मीडिया पर्सनस हैं जिनको अभी तक मीडिया नहीं मिले हैं। रात को भी शो में डिस्कस कर रहे थे, अभी तक वो वेट कर रहे हैं। हालांकि लास्ट टाइम ये था कि कह रहे थे कि 14 को जब पाकिस्तान का मैच हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया तो उसके बाद मे भी इशू करें, पर अभी तक उनके नंबर्स वगैरह नहीं आए हैं। ठीक है, एक तो स्पेक्टेटर्स वाला इशू आ जाए, उसके बाद जर्नलिस्ट के साथ भी जो इशू हो रहा है, उसके बाद ज़ैनब अब्बास के साथ जो हुआ, ये सारी चीज़ें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और ये भी बताइएगा कि क्या इसके बाद इंडिया में कोई इस तरह का मैच होने के लिए तमाम तर टीम में रजामंद हो जाएंगी कि हम उसके बाद दोबारा भी इस सब बिहेवियर के बाद जाएँ? देखिए, मैं आपको बताया कि जिस तरह से ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक आपको पता है 4 साल के बाद होता है, और होस्ट नेशन है, इनको अरेंजमेंट करने चाहिए। रिसेंटली आपने देखा है कि फीफा का जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ है, किस तरह से उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, किस तरह से उन्होंने एक्रीडेशंस दिए, किस तरह से दुनिया से वहाँ से क्राउड आया। हालांकि वो भी मुस्लिम ममालिक थे, हर तरह की उन्होंने वहाँ पे फैसिलिटी दी। और इंडिया को स्पेशली देखें, इसमें जो लैक जो किया है ना, सबसे बड़ी मैं कहूँगा तो BCCI का, उस तरह से वो अपना रोल प्ले नहीं कर सके जिस तरह से उनको करना चाहिए था। इवन वो उनकी आप ओपनिंग सेरेमनी देख लें, जो भी हुए वहाँ क्राउड्स के आप देख लें, तो उस तरह से वो फुलफिल नहीं कर पाए। अच्छा, सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से जो खबरें आ रही थी, क्या वो मुस्तरद हो चुकी हैं या अभी भी वो खतरात लाहक हैं पाकिस्तानी टीम को या बाकी जितनी भी टीम्स हैं? देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी टीम जब भी इंडिया खेलने गई है, सिक्योरिटी थ्रेट्स तो रहती हैं। इस चीज़ में तो आप इनकार नहीं कर सकते। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जिस तरह से रिलेशंस हैं, ये चीज़ें तो आपको फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा सर जी, हारिस रऊफ, हसन अली, शहीन शाह अफरीदी, अब बॉलिंग अटैक जो है वो आपको लगता है कि हमारे पास और ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और या इन्हीं को कुछ अर्सा और खिलाना चाहिए, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप में भी अच्छा खासा टाइम है? देखें, अब सिलेक्शन ऐसी बात है, टीम सेलेक्ट हो चुकी है, इसमें तो हम कोई कह नहीं सकते। बिफोर वर्ल्ड कप आपको पता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हुए थे, स्पेशली सिलेक्शन के हवाले से। अगर देखें, इस टीम ही के अंदर आपके इमाद वसीम मौजूद होते, बेस्ट ऑलराउंडर थे, आपके मिस्ट्री स्पिनर इब्रार, जो कि काफ़ी फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि वो होने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे। और मिडिल ऑर्डर में देखें, शान मसूद होते तो पाकिस्तान का इस वक्त डिफरेंट एक रोल होता। अच्छा, नहीं, स्पेशली जिस तरह से हमारे सवाल ये है कि ये तीनों जो है बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा किया भी है, और अभी भी वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन क्या आउट ऑफ फॉर्म है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है? मसला क्या आ रहा है? क्योंकि बॉलर्स तो तीनों अच्छे हैं, उसमें तो कोई शक नहीं। देखें, इनकी एबिलिटी से देखें किसी को कोई इनकार नहीं है। स्पेशली शहनशाह अफरीदी के हवाले से, शहनशाह अफरीदी आपको पता है कि बहुत अच्छा बॉल स्विंग करते हैं, नए बॉल के बेस्ट बॉलर हैं। देखिए, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट उनके साथ ये हुआ है कि वो टीम में जब से उन्होंने कम बैक किया है तो उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। और देखें, सेकेंडली ये कि उनका पेस भी थोड़ा ड्रॉप हुआ है, और जिस तरह से शहनशाह अफरीदी नॉन फॉर शहनशाह अफरीदी जी इंजरी की वजह से जब वो रिहैब करके आए हैं, तो आप उनके देखें बॉलिंग एक्शन में थोड़ा सा उस तरह से रिदम, जो एजिलिटी वगैरह चीज़ें नज़र नहीं आती। जब वो बैकफुट लैंडिंग करते हैं, फॉलो थ्रू में जाते हैं, तो डिफरेंट उनका बॉलिंग वो है स्टांस और बॉलिंग एक्शन है। अच्छा, और सेकेंडली आप हारिस के हवाले से, हारिस रऊफ के हवाले से मैं बताना चाहूँगा, देखिए वो थोड़े से बिट एक्सपेंसिव रहे हैं। पिछले मैच में भी देख लें, वो शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि देखें, मॉडर्न डे क्रिकेट में हर टीम के साथ वीडियो एनालिसिस मौजूद है। पाकिस्तान की टीम के साथ भी लॉन्ग टाइम से एक ट्रैवल कर रहे हैं। तला भट्ट जो हैं वो काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं ओवर दी ईयर्स। देखें, और दूसरे प्लेयर्स का आपके पास डाटा भी मौजूद होता है, जिस तरह से रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर आके वर्क किया। हालांकि एशिया कप में जो पहला स्पेल था, शुरू के नए बॉल्स थे, शहनशाह ने किया था, बेस्ट किया था, और उस पर वर्क करके आए, जिस तरह से उनकी स्विंग को किल किया। फिर दूसरा आप हसन अली को देख लें, हसन अली विकेट ज़रूर ले रहे हैं, पर वो भी थोड़ा बिट एक्सपेंसिव है। हाँ, बिट एक्सपेंसिव है, और मैं लफ्ज़ों का चुनाव आपका मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिट एक्सपेंसिव जो है ना, वो प्लेयर्स हमें साबित हो रहे हैं। थोड़ी सी हमें ग्राउंड की सिचुएशन के हवाले से बताएं, पिच के हवाले से बताएं, क्योंकि पिछला जो था तो उसमें अच्छा खासा टारगेट जो है वो हमने दे दिया, मतलब हमें मिल चुका था ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग चूज करते हैं अफगानिस्तान, तो उसी तरीके का टारगेट मिलेगा या कोई डिफरेंस नजर आएगा? देखें, ग्राउंड्स के थोड़ा मैं डायमेंशंस के हवाले से बता दूं, ग्राउंड की जो बिहेवियर है विकेट्स का थोड़ा डिफरेंट होगा। हालांकि वहाँ स्पिन को ज़रा सपोर्ट मिलेगी चेन्नई के अंदर जो है, और उनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं। स्पेशली अफगानिस्तान के पास देखें, राशिद खान है, वहाँ IPL खेलते हैं, वहाँ के उनको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। नबी हैं, बहुत अच्छे उनका ऑफ स्पिनर है, बड़ा अच्छा ब्रेक करते हैं। फिर मुजीबुल हैं, फिर नीचे आप आ जाए नवीन है, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है।
पाकिस्तान को देखें टॉस जीत के ना पहले बैटिंग करनी चाहिए। देखें पाकिस्तान जब कोई भी टारगेट चेस करने जाए लेटर साथ थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है टॉस जीत के तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा हमें तो लगता है कि टॉस के वक्त हम सबको जो है दुआ भी ये भी करनी चाहिए कि टॉस हमारे हक में आ जाए, क्योंकि टॉस हमारे हक में नहीं आ रहा। देखिए क्रिकेट बाय चांस है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। देखें नो वे आउट, कोई गलती करनी है, देखें इस वक्त कोई गुंजाइश भी नहीं है और हर मैच आपने जीतना है। और क्योंकि आपने देखें अभी इस वक्त 5वें नंबर पे आप पॉइंट्स टेबल पे स्टैंड कर रहे हैं, पाकिस्तान को ऊपर जाना है, अपना रन रेट भी इंक्रीज़ करना है। देखिए फाइनल 4 में जगह बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, क्योंकि आपने आगे चल के इंग्लैंड से भी खेलना है, फिर आपने न्यूजीलैंड से भी खेलना है, बड़े आपके साउथ अफ्रीका से खेलना है, जिसमें साउथ अफ्रीका की फॉर्म में है टीम। तो पाकिस्तान के लिए इट इज़ नॉट ईजी टास्क। ठीक है, डेफिनेटली। तो मैचेस देखने में आएंगे। ये वाला मैच भी हमें इजी नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो एक माइंड परसेप्शन होती है ना कि जिस तरीके से वो टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट या इंग्लैंड के अगेंस्ट आप उतरते हैं, ऑल्दो इंग्लैंड को भी हराया है अफगानिस्तान ने, लेकिन वो थोड़ा सा फिर भी एक ईजीनेस माइंड में आ जाती है। तो मशवरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को यही है कि पूरे कंप्लीट जो है ना वो अपनी फॉर्म के साथ उतरें। वेल, थैंक यू सो मच मारे खुरम शहजाद अवान साहब आपके वक्त के लिए। इसी तरीके से तबसरा और तज्जिया आगे भी शामिल करते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। आज अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और उसके साथ साथ हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भरपूर जी लगा के उतरेगी स्टेडियम में। ऑब्वियसली उन्हें भी पता है कि अफगानिस्तान जिस तरीके से अगेंस्ट इंग्लैंड परफॉर्म कर चुका है और हम लोग आखिरी 2 मैचेस हार चुके हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये बड़ी टक्कर की टीमें हैं, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान से हमें इतना वो नहीं होना चाहिए, इतनी अच्छी टीम नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो बड़ा पिछली बार भी बड़ा टक्कर का मुकाबला दिया था और इस बार भी सही शदीद मुकाबला मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम है वो भी उसी तरीके से अग्रेसिव अप्रोच लेके आ रही है और उनकी भी ये कोशिश है कि हम भरपूर तरीके से इस मैच को अपने नाम कर लें। और ये आपको पता है कि इस टूर्नामेंट में एक एक मैच इंपॉर्टेंट है, तो ऑफ कोर्स वो भी किसी कीमत पे इस मैच को हारना नहीं चाहेंगे। तो अगर वो भी जीतना चाहते हैं तो हम भी जीतना चाहते हैं, तो दोनों को उस तरह की अप्रोच अपनानी होगी कि एक टीम जो है वो बाजी ले जाए। और उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बाबर आजम ने कहा था कि अपनी टीम को सपोर्ट करें और अपनी टीम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और जिक्र करेंगे बहुत ही अहम चीज़ का जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है, और हमास, इस्राइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फ़लस्तीन के हक़ में दुनिया भर में इस वक्त मुजाहरे किए जा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की जानिब से नहीं बल्कि बहुत सारी कम्यूनिटीज़ की जानिब से बहुत सारी एड्स पहुँच रही हैं। लेकिन इस वक्त भी इसराइल के हमारे बहन भाई, उन सबको ज़रूरत है कि हम लोग उनका आगे बढ़कर साथ दें। और इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जहाँ पर एहतजाज चल रहा है, वहीं पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में लंदन में भी एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लंदन के साथ साथ अमेरिका में भी मुजाहरे किए गए, कनाडा में किए गए, बल्कि पूरी दुनिया में ये मुजाहरे हो रहे हैं। और ये मुजाहरे करने का एक ही मकसद है कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। और मुजाहरों में मुख्तलिफ बैनर्स भी थे, प्ले कार्ड्स भी थे, मुख्तलिफ किस्म की नेशनलिटीज़ के लोग जो हैं वो बाहर इसलिए निकले कि फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर जो है वो तस्लीम किया जाए, रादर दैन कि इसराइल जो है वो इसके ऊपर लड़े और उसको अपने अंदर इंक्लूड करने की कोशिशें भी करे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँ ना, जब कि यूजुअली मैं देख रही थी कि छोटे छोटे बच्चे भी इसके लिए निकले, जो कि बड़ी खुशाइन चीज़ थी मेरे लिए। एक सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो देखी जिसमें छोटी सी बच्ची थी, मेरे ख्याल से गालिबन कुछ 3 साल की होगी, जिसके हाथ में एक प्ले कार्ड था और वो लेके चल रही थी और उसके ऊपर लिखा होता फ्री पैलेस्टाइन। तो ऑफ कोर्स ये दुनिया भर से जितने भी लोग निकल रहे हैं और इनका एक ही मकसद था, जिनका ये कहना था कि फ़लस्तीन के लिए खड़े होने के लिए आपको मुसलमान होना जरूरी नहीं, बल्कि आपका इंसान होना जो है वो जरूरी। एग्जैक्टली। और इसी के साथ साथ सिचुएशन इस वक्त ये है कि बेतहाशा आप लोग सूरत हाल तो देख रहे हैं कि गजा के अंदर पूरा फ़लस्तीन जिस तरीके से तबाह हो चुका है, और उसके बाद से अस्पताल जहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी सब मिलकर पनाह ले रहे थे, उसके ऊपर हमला किया गया। और उसके बाद एक दफ़ा मुझे ये महसूस हुआ है कि दुनिया की आंखें खुली हैं और दुनिया के कानों ने भी एक दफ़ा सुनना शुरू किया है कि क्या सूरत हाल है। पहले तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इसराइल को सपोर्ट मिल रही थी पूरी दुनिया की तरफ से, लेकिन उसके बाद से अब सपोर्ट जो है वो जिस तरीके से नजर आ रही है, हमें फ़लस्तीन के अंदर भी जाना शुरू हुई है, फ़लस्तीन के अंदर एड्स भी मिलना शुरू हुई है। लेकिन पाकिस्तानियों से मैं मुखातिब हूँ और पाकिस्तानी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके भाइयों को, आपकी बहनों को, आपकी माओं को, आपके बुजुर्गों को ज़रूरत है। ठंड भी पड़ने वाली है, तो जिस तरीके से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान माना जाता है, पहचाना जाता है चैरिटी में दुनिया में। तो जिस तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम कर रही हैं और ऑलरेडी उनके पास जो रिजर्व पड़े हुए थे, पैसे या जो चीज़ें पड़ी हुई थी, उन्होंने पाकिस्तान में वो खर्च करने थे, लेकिन उसके बजाय उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर खर्च करना शुरू कर दिया है। अब सिचुएशन ये है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग पैसे से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो आपके शहरों में, आपके मुल्क के अंदर एहतजाज चल रहे हैं, आप वहां पर जाएं। हॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं वो बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी सामने आ रही है। अमेरिका की हर एक रियासत में एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है और ये एहतजाजी मुजाहरा इस बात को बावर करवा रहा है कि जुल्म हो रहा है और जुल्म होता हुआ नजर आ रहा है दुनिया भर में। अगर किसी ने आंखें बंद की हुई हैं तो उसके पीछे उसके मफादात हैं, लेकिन उन मफादात को बालाए ताक रखकर बहुत सारे ममालिक इस वक्त भी फ़लस्तीन की
सपोर्ट में आगे आए हैं। और बहुत सारे लोग अगर ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट करने से या एक पोस्ट लगाने से कुछ नहीं होता, तो कल मेरे सामने एक चीज़ आई जो कि एक पॉजिटिव चीज़ भी थी कि नेस्ले ने अपना जो वहाँ पे पावर प्लांट है वो जो है वो बंद कर दिया और वहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं वो बंद कर दी हैं। तो आपकी सोशल मीडिया की जितनी पोस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आप चीज़ें फैलाएंगे तो ही चीज़ें जो है वो दुनिया की नज़र में आएंगी और दुनिया उसके ऊपर जो है वो नज़रसानी भी करेगी। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे हाथ में एक छोटा सा डब्बा है जिसको हम सेलफोन कहते हैं, वो हर एक के हाथ में और ऑल द टाइम सब लोग उसको यूज़ भी करें, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो यूट्यूब है, तमाम तर प्लेटफॉर्म्स जो है वो हर इंसान देख रहा होता है। और जब इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और यही टाइम है कि आप फ़लस्तीन के लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो चैरिटी की सूरत में कर सकते हैं, चैरिटी अगर आप नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया तो तमाम तर लोग इस्तेमाल करते ही हैं, तो क्यों ना वहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद लेकिन सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। लोगों की रीच जो है उसको कम किया जा रहा है, लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक्स किया जा रहा है। फ़लस्तीन के अंदर से जो अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे थे वहाँ पर तो प्रॉपरली उन्होंने टेरर एक्ट तो पता नहीं क्या क्या लगा के उनको तो मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया हर तरफ से। अच्छा, दुनिया भर में भी चल रहा है। अगर आप एक तरफ देखें तो एक तरफ तो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी चल रहा है जिसमें आपको झूठ की खबरें दिखाई जा रही है, झूठ की खबरें दिखाई जा रही हैं, झूठी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और कल मैंने एक वीडियो देखी जो कि जिसको देख के मुझे शदीद अफसोस भी हुआ और दुख भी हुआ कि एक इजरायली खातून थी जो कि इस चीज़ का मजाक उड़ा रही थी और उन्होंने एक चीज़ उठाई हुई थी, बच्चों की जो किलिंग्स हो रही है, जितनी भी बच्चों की अमवात हो रही है उनको लेके, और वो चीज़ बड़ी मेरे लिए अफसोसनाक थी कि वो अपने मुँह पे मेकअप लगा रही है और ये सारी चीज़ें। तो ये बड़ी एक कहते हैं कि दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बच्चों के लिए भी आप किस तरीके से वो मासूम जाने। और जब एक स्ट्रेचर पे मैंने देखा कि 8 से 10 बच्चों की जो है वो लाशें पड़ी हुई थी, वो देख के भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे उम्मत मुसलमान को इकट्ठे होने की ज़रूरत है और एहतजाज और जिस तरह की सोशल मीडिया पर भी अगर आपका एहतजाज है तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितनी भी इस टॉपिक पे बात की जाए वो कम है, लेकिन इस टॉपिक पे हम लोग बात करना नहीं छोड़ेंगे। और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जहां जहां पर आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं आप आवाज़ बुलंद करें। कल इस्लामाबाद में भी, परसों कराची में भी, लाहौर में भी बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे देखने में आए हैं। अमेरिका के अंदर हर रियासत के अंदर देखने में आ रहे हैं। टोरंटो के अंदर हम लोगों ने, कनाडा में ओटावा में भी बहुत सारे फ़लस्तीनी झंडे देखे हैं और लोग लहराते हुए यही बात कर रहे हैं कि दुनिया आगे बढ़े और फ़लस्तीन की मदद करे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ इस वक्त सुन रहे हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं या वो जो जिनका इन्फ्लुएंस है, उनको चाहिए कि इस वक्त आगे बढ़ें और कंटेंट बनाएं सिर्फ और सिर्फ इजराइल के अगेंस्ट और फ़लस्तीनी और गज़ा के बच्चों की हमायत में, और वहाँ पर जो कुछ चल रहा है उसको हाईलाइट करें ताकि दुनिया तक ये आवाज़ पहुँचे। और दुनिया में जिस तरीके से हमने आपको बताया ना कि हॉलीवुड एक्टर्स आगे निकल रहे हैं, उसी तरीके से आप लोगों को याद होगा कि एक MMA फाइटर हैं जो UFC के अंदर हमेशा से मुसलमानों की बड़ी बात करते आए हैं, नूरबंदो खबीब। उनके भाई हैं इस्लाम मखाचीफ, जो रूस से दोनों भाई ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों ने दुनिया में बेशुमार जो है वो MMA की फ़ाइट्स जीती हैं। और इसीलिए इस्लाम मखा ने अभी रिसेंटली जो अपनी फ़ाइट जीती है उसके बाद उन्होंने दुनिया भर को ये पैगाम दिया है कि फ़लस्तीन के हक़ में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है और जारी मज़ालिम के ख़िलाफ़ बोल पड़े हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये अबू धाबी में हो रही थी फ़ाइटिंग चैम्पियनशिप, जहाँ पर लाइट वेट चैम्पियनशिप का मुकाबला हुआ और इन्होंने जीता। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की हिमायत का इजहार करते हुए मैं अपनी जीत फ़लस्तीन के नाम करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं खुशी नहीं मना सकता क्योंकि फ़लस्तीन में मजलूम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो काबिल मुज़म्मत है। अब ऐसे हमें और मिसालें चाहिए जो सामने आए और इस तरीके से खुलकर बात करें। और हमारे तमाम ही मुसलमान मुमालिक जो हैं उनको भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारी OIC एक इतनी मजबूत तंजीम है दुनिया के मुकाबले में, तो उसको भी आगे आना चाहिए, जो कि डेफिनेटली हर मुस्लिम मुल्क के सरबराह ने ये तो फैसला कर लिया है कि डेफिनेटली इजराइल ने गलत किया। 18 अक्टूबर को OIC का इजलास भी हुआ था जिसमें ये चीज़ जो है इस चीज़ का बावर कराया गया था कि तमाम तर मुस्लिम उम्मा जो है या तमाम तर मुस्लिम उम्मा के ममालिक जो है वो इकट्ठे होकर फ़लस्तीन की मदद भी करेंगे और इस चीज़ को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हाईलाइट करेंगे, चाहे वो UN का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म है। जितने भी दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे इसको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ पॉप फ्रांसिस ने भी इसके ऊपर बात की है और बोला है कि इसराइल और हमास के दरमियान जो तनाज़ा है इसको हल होना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ जो बोली जा रही है वो ये है कि सीज़ फायर होगा, उसके बाद ही अमन और बाकी चीज़ों के ऊपर बात होगी। सीज़ फायर के बाद ही बाकी सारे प्रोसेस जो है वो चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन में होती हुई नजर आती दिखाई और मेरे तमाम ही दोस्त, मेरे तमाम ही भाई बहन, आप सबसे मैं ये अपील करता हूँ कि दुआ करें
क्योंकि जिस तरीके से हमने कहा कि मदद तो करें आगे बढ़ के, जो कुछ हो सकता है आप उससे करें, लेकिन दुआ में बहुत ताकत है। तो आप लोग दुआ करें कि हमारे मुसलमान भाई या दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी मजालिम ढाए जा रहे हैं किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, कश्मीर अरसा दराज से हम देख रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग म्यांमार के मुसलमानों की सूरत हाल देख रहे हैं, भारत के अंदर और बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं, लेकिन उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं और फ़लस्तीन के भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए और दुनिया भर में जहाँ पर भी मुजालिम हो रहे हैं, अल्लाह उन तमाम लोगों को महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे और अल्लाह उनके ऊपर से मुश्किलात जो है वो कम करे और अल्लाह करे कि दुनिया में जो जुल्म ढाने वाली ताकतें हैं उनके दिल में भी ये कैफियत तारी हो कि उनके भी बच्चे हैं और उनको भी महसूस हो कि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के किस तरीके से मुतरादिफ है। आगे बढ़ते हैं और मुल्क की सूरत हाल के ऊपर भी बात करते हैं, जो कि वीकेंड पे आपको देखने को मिली। एक मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा पावर शो देखने को मिला है लाहौर में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कम बैक हमें देखने को मिला बहुत ही तगड़े अंदाज में। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और सपोर्टर्स जो थे ना, वो उस दिन और उस दिन के बाद से आज दिन तक और उससे पहले भी एक खुशी उनके चेहरों पर नजर आ रही, क्योंकि बहुत अरसे से हमने PMLN की तरफ से इतना बड़ा पावर शो नहीं देखा था। सो ये पावर शो कामयाब रहा या कामयाब नहीं रहा, इसको हम डिस्कस करेंगे। तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब वो जो एक डॉट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तहत कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, उनके वापस आने से वो डॉट, वो तमाम तर सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आगे की क्या, ये जो अनसर्टेन सूरत हाल हमने देखी है पिछले 2-3 सालों में अपने मुल्क के अंदर, क्या ये बेहतरी की तरफ जाएगी, इलेक्शंस होंगे और उसके अंदर किस तरीके से पार्टीज पार्टिसिपेट करेगी, ये हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और सीनियर सहाफ़ी जनाब रियाज बरकी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज साहब, ये फरमाइएगा कि 3 पार्टीज पाकिस्तान में हमें नजर आई और उसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद पिछले 4 साल से मौजूद थे वहाँ पर, तो अब उनके वापस आने से एक ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि वो एक बहुत अहम फैक्टर थे जो मिस थे पाकिस्तान के अंदर से, तो उनके वापस आने से ये ओवरऑल फैक्टर किस तरीके से अब मूव करेगा और ये किस जानिब जाएगी ये सारी पॉलिटिकल सिचुएशन? देखिए, जिस तरह बिल्कुल आपने कहा पहले स्टार्ट में कि उनका ये जो है कम बैक है, तो अगर उससे पहले आप देखें पूरे मुल्क में जो एक सियासी सूरत हाल थी उसमें कोई आगाज़ नज़र नहीं आ रहा था, कोई हलचल नज़र नहीं आ रही थी। हर बंदा इस बात का वेट कर रहा था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो फिर एक जो मोमेंटम है, एक टेम्पो है वो सेट होगा, ठीक है ना, जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है किस तरफ जा रही है। अच्छा, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके यानी बरक्स, एक तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ जो नवाज शरीफ की हमने देखी कि उन्होंने आते ही कहा कि मैं जो है कोई इंतकाम वगैरह मेरे जहन में नहीं है और मैं वो सब कुछ जो है वो भूल गया हूँ, माजी को भुला के अब हमने आगे की तरफ देखना है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। देखें, कौम इस वक्त कौम को ये चीज़ नहीं चाहिए कि जी पिछली हुकूमत ने ये किया, उससे पिछली हुकूमत ने ये किया, जो हो गया वो हो गया। इस वक्त कौम सारी, जिस तरह आपको मालूम है कि फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकल भी, हर तरह से हमें जो है बहरानों का एक किस्म का कह लें कि सामना है। ऐसे में हमें जो हमारी जो लीडरशिप है, देखिए लीडरशिप ही लेके चलती है। अब मैं कितना जोर लगा लूँ, आप लगा लें, हमारी उस तरह की नहीं कोई सुनवाई होती है, ना हम उस तरह कौम को मोबिलाइज कर सकते। तो मतलब आप, मैं और इस वक्त सब लोग इस पॉइंट पे जो है वो मुतफिक हैं कि अब एक डायरेक्शन, एक मोमेंटम नजर आएगा, फ्यूचर का सोचने की जरूरत है। अच्छा रियाज साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के कायद वापस आए हैं तो बड़ी एक पॉलिटिकल कैंपेन हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है तमाम तर शहरों में, स्पेशली इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में तो हमें बहुत बड़ी कैंपेन देखने को मिली है। क्या समझते हैं बाकी पार्टीज भी इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना रही हैं इलेक्शन के लिए? बिल्कुल बना रही हैं। देखें, मैं बताऊँ कि जो आपने भी अभी कहा कि पॉलिटिकल जब एक मूवमेंट होती है तो पूरा माहौल गरमा देती है, ठीक है, लोगों में एक जज्बा आता है, फिर लोगों में आगे फ्यूचर की भी एक उम्मीद पैदा होती है, अपनी लीडरशिप को भी सुनते हैं कि क्या प्लान है। जिस तरह ये नवाज शरीफ भी आए, उन्होंने भी 9 नुकाती एजेंडा दिया, एक क्लियर विजन। उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का आप कह रहे हैं कि जिस दिन नवाज शरीफ ने लैंड किया और जलसे के बाद हमने देखा, क्योंकि हम तो कवर कर रहे थे लम्हा बलम्हा, ANP के लीडर गुलाम अहमद बिलौर वो पहुंचे हुए थे, ठीक है, वो और बात है कि इतना बड़ा क्राउड था कि वो ट्रैफिक में फंसे रहे। अगले दिन जाके उनकी मीटिंग हुई है। फिर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उनका भी जो है वफ्द आया हुआ था, वो भी जाके मिला और उन्होंने जाके कहा कि ठीक है जी, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हैं, इलेक्शन जो है वो होने चाहिए और एक पॉलिटिकल जो सिचुएशन है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप दुनिया की भी तारीख देखें, जहाँ भी हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ, ठीक है, नेल्सन मंडेला आए, लोगों ने कहा कि ये तबाही मचा देगा, वो लीडर था क्योंकि आज तक उसका नाम है, उसने कहा कि सब भूल जाओ,
ठीक है, पीछे अब करना क्या है, कौम को आगे की तरफ, बजाय कि पीछे पे रोने धोने पे कौम का मुस्तकबिल बनाओ। अच्छा, रियाज साहब, एक और जिक्र होता है सियासत के अंदर आपके बयानिए का। तो मियां साहब की तकरीर आपको कैसी लगी? क्योंकि तकरीर में बड़ी वाइजनेस उनकी नजर आई है, वो पॉलिटिकल वाइजनेस जो सारी वो जिंदगी कहते थे ना कि लीडर एक जो है वो आता है, ठीक है, वो तकरीर करता है, तो उस पॉलिटिकल चीज़ में उन्होंने, ये तो आपने पॉइंट रेस किया कि किसी के अगेंस्ट नहीं बात की, लेकिन उन्होंने अपना जिस तरीके से बयानिया उन्होंने बयान किया, उसी बयानिए के साथ उन्होंने अपनी वो तरक्की के अहदाफ जो है जो उन्होंने तय किए हैं आज दिन तक और आगे जो वो करेंगे वो सब बता दिया कि मेरे बयानिए में ग्रीन लाइन है, मेरे बयानिए में मेट्रो थी, मेरे बयानिए में ऑरेंज लाइन थी। तो वो बयानिया आपको कैसा लगा सुन के? देखिए, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था, मैं क्योंकि तकरीबन पिछले 10-12 साल से प्राइम मिनिस्टर को ही कवर करता हूँ, इनके साथ रहा हूँ। ये जब लास्ट इनकी जब गवर्नमेंट थी, तो आपको अगर याद हो कि 2 दिन पहले ये मालदीव्स गए थे, ठीक है, वहाँ विज़िट हम इनके साथ थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे मरहुमा, इनकी जो अहलिया थी वो भी थी हमारे साथ, बड़ी आओ भगत और बड़ा उन्होंने हमारा ख्याल रखा, और बड़ी एक यानी जिससे कहते हैं मेहमान नवाज और ख़ानदानी लोग हैं। तो जब उससे पहले भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पंजाब हाउस में जब इनकी एक मीटिंग थी, बड़ी क्लोज डोर इनकी आपस में मीटिंग थी, तो आपको पता है मीडिया वगैरह को निकाल दिया जाता था, हम भी ऑफिशियल मीडिया, उन्होंने कैमरे वैमरे बंद करा दिए, तो वो किसी वजह से मैं रह गया पीछे, उनको भी नज़र नहीं आया, मुझे भी ख्याल नहीं आया मैं किसी काम में। तो उसके बाद उनकी अपनी जो मीटिंग, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, उनकी जो आपस की मीटिंग थी उस वक्त, यानी ये इनको हटाने से पहले नवाज शरीफ का जो था, उनका ये कहना था कि यार मैं जब पहले सियासत में आया था तो इतना नज़रियाती नहीं था। उन्होंने कहा कि यार इस कौम ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, 3 मरतबा उन्होंने मुझे वज़ीर आज़म बना दिया है, और उन्होंने हल्फिया कहा कि अब मुझे किसी चीज़ की वो ज़रूरत नहीं है, ना ख्वाहिश है, अब मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं इतना काम कर जाऊँ ना कि एक दफ़ा ये तारीख़ में मेरा जो है वो नाम लिखे। और जितनी वो यानी एहसान से भरे हुए थे कि इस कौम ने मुझ पे जितना एतमाद किया है, जितनी बार मुझे मौका दिया ना, उन्होंने कहा कि अब बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता कि मैं इस कौम के लिए कोई ऐसा कर जाऊं कि यानी हमेशा याद रखा जाए। ठीक है। तो अच्छा, अब ये तवक्को मैं ये कर रहा हूँ कि अब वो आएंगे, उनको वो मौका अगर मिल गया तो फिर वहीं से आपको लगता है, यही सवाल है, आपको लगता है? मैं आपको बताऊँ, इस वक्त तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे बस इनकी हुकूमत आ ही गई है, जैसे ये जो मोमेंटम बना हुआ है जो उस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर पीपल्स पार्टी किधर स्टैंड करेगी? देखिए, ये तो एक जमहूरी अमल है, हाँ, ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये तो अवाम है, अवाम। लेकिन वो जो आपको नज़र एक आ रही है ना चीज़ में, उस पर ही पूछना चाह रहा हूं, पीपल्स पार्टी का एक बंदा जो इतने अरसे से कवर कर रहा हो वो एक नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आम आदमी को भी ये सोच है, एक ट्रैक रिकॉर्ड देखते ना, मैं कैसा आदमी हूँ, मेरा जो माजी है उसको देख के, ठीक है, अगर मेरा माजी अच्छा नहीं रहा, मैं आके बड़ी वो करूँ, लोग कहेंगे नहीं भाई इसका तो, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है ना। जैसे भी आप कहें, आप कुछ भी कहें, यानी ये चीज़ें ज़बान ज़द-ए-आम है जो तरक्की की हैं, रोड्स हैं, मेट्रोज़ हैं, कई लोग आते हैं, मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं अच्छा जी इस पे नहीं, ये रोड्स नहीं है। मैं यानी इतना अरसा, इतनी स्टडी के बाद पूरी दुनिया में मैं तकरीबन आधी दुनिया घुमा हूँ, ये ऐसी बात नहीं है कि रोड्स नहीं है, रोड्स तरक्की की बुनियाद है। देखें, जहाँ रोड्स जाएगा तो लोगों का एक्सेस होगा, ट्रेन और बाकी सारी चीजें हम लोग अमेरिका के सदर की अक्सर मिसालें देते हैं ना कि अमेरिका में ये काम हो रहा है, इंग्लैंड में ये काम हो रहा है, वहाँ पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपने संभालते साथ आके तकरीर ये करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हम मजबूत करेंगे। मैं खुद आपको बताऊँ कि मैं जहाँ रहता हूँ थोड़ा सा शहर से बाहर, वहाँ एक छोटा सा रोड होता था और यकीन माने जाते हुए डर लगता था। अब वो जब रोड, और इन्हीं के मैं आपको बताऊँ, जब नवाज शरीफ आया था, ये रवा तक 5 लेन इन्होंने कहा था कि इसको 5 लेन करें और सिग्नल फ्री करें, उसने कहा कि एक्सेस हो। जब से वो बना है तो यकीन माने वो पूरा एरिया आप समझे कि दुबई बन गया। अच्छा बरकी साहब, हर कोई कंफ्यूज है, वो ये कंफ्यूज है कि हमारे मुल्क के अंदर 2 पार्टी सिस्टम, 3 पार्टी सिस्टम फिर हो गया, अब दोबारा से 2 पार्टी सिस्टम हमें नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी हुई है? पीपल्स पार्टी कैंपेन नहीं चल रही, पीपल्स पार्टी के लोग उस तरीके से जारहाना वो एक अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच वो नजर नहीं आ रही, या फिर अभी वो बैठ के प्रॉपर्ली जो है वो प्लानिंग कर रही है, स्ट्रेटजी सोच रहे हैं। देखिए, पुरानी एक जमात है, उनका एक तजर्बा है, अभी वो देख रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं उसमें कि देखें कई चीज़ें होती हैं सियासत में, ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है जिस तरह हमें नज़र आती है। तो वो जब पहले भी जब नवाज शरीफ नहीं आए थे तो उन्होंने थोड़ी सी, अगर आप बिलावल की स्पीचेस हम तो रोज़ाना कवर करते हैं, उन्होंने थोड़ा सा शिकवा किया था लेवल प्लेइंग फील्ड का, ठीक है। तो वो देख रहे हैं कि आया लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सिचुएशन बनती है, तो उसके मुताबिक फिर वो आएंगे। अभी उनकी जो निचले लेवल की जो लीडरशिप है उनके बयानात आ रहे हैं, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है वो अभी माहौल का जायज़ा ले रही है। उसके बाद जब पूरे माहौल को देख लेंगे फिर कोई उनका सॉलिड कोई पॉलिसी स्टेटमेंट। अच्छा रियाज साहब, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ के कमबैक से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और ये बताइएगा कि जो इनका खोया हुआ वोट बैंक था वो वापस आ जाएगा? इम्पैक्ट तो देखें सब पे अच्छा, इसलिए मैं कहूँगा कि इससे पहले मैं किसी जमात के उसमें फेवर में नहीं हूँ,
लेकिन जिस तरह उस एक जमात ने सबको कॉर्नर कर दिया ना, मैं कहता हूँ जितनी भी बुरी हो, देखिए आपने एक मैच खेलना है, अब आप कहें कि अगली टीम बुरी है, मैंने इस यानी आप उसे कहें कि बिल्कुल ही निकाल दें, तो आप मैच फिर किसके साथ खेलेंगे? Exactly. ठीक है ना, आपका मुखालिफ है, आपको मुखालफत करें, लेकिन जब आप मुकाबले से निकाल दें तो फिर तो ख़त्म हो गया ना, मुकाबला ख़त्म हो गया। तो ये बुनियादी तौर पे जमहूरियत में ये है कि जितनी भी आप समझें, ठीक है, उसको स्पेस दें, जो उसका हक है वो उसको दें, उसके बाद कम्पीट करें, और कम्पीट करके अगर आप आ रहे हैं तो बेशक आ जाएं, लेकिन ये है कि उनको बिल्कुल, तो इसलिए जो दूसरी सियासी जमातें हैं अब उनको ब्रीदिंग जो है वो स्पेस नज़र आ रही है। अब ज़ाहिर है ये तो नहीं समझती ना कि कोई छोटी पार्टी ये समझेगी कि मैं हुकूमत में आ जाऊंगी, लेकिन उसका जो ड्यू शेयर है वो उसको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए तो एनपी गई है मिलने के लिए, इसीलिए तो बाप की है मिलने के लिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो इनका सवाल था दूसरा, उसी को थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ते हैं, और वो वोट बैंक का जो जिक्र हो रहा था। पीएमएलएन ने पिछले कोई तकरीबन 10 सालों में हमें ऐसा कुछ नहीं नज़र आया, इतना बेहतरीन कमबैक और इतना बेहतरीन पावर शो कि उन्होंने अपनी कैफियत दिखा दी है पूरे मुल्क में कि हमारा वोटर अभी भी हमारे साथ खड़ा है, जिस तरीके से वो आया है जलसे में, और दुनिया हैरान है। पंजाब के अंदर सूरत हाल क्या होगी अगर इलेक्शन होते हैं, तो आपको क्या नज़र आता है? देखिए जिस तरह मैंने बताया कि क्योंकि एक 4-5 साल से एक माहौल ही नहीं था, तो अब क्योंकि ये आए हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा कर दिया है, उसके बाद मज़ीद जलसे होंगे, तो लीडर जब आता है तो लीडर के साथ जो पार्टी होती है वो मोबिलाइज होती है, फिर उनका वोटर भी मोबिलाइज होता है, वोटर को भी उम्मीद होती है, उसको तवक्को जो है वो पैदा होती है। तो ये आप देखते जाइएगा, जैसे जैसे ये जलसे करते जाएंगे ये माहौल बनता जाएगा, वोटर भी बाहर निकल आएगा, वोटर को भी उम्मीद पैदा होगी, तवक्को होगी, और सारा माहौल जो है फिर वापस आएगा, उस तरह सियासी गहमा गहमी जो है वो पैदा होगी। अच्छा एक आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल ये कि मियाँ साहब ने इलेक्शन का जिक्र नहीं किया अपनी तकरीर में। मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने किया है इलेक्शन में, कि उन्होंने कहा कि वक्त पे होने चाहिए, इलेक्शन ज़रूरी हैं। वो पहले उन्होंने गुफ्तगू में जिस जी, और अभी कल जब गुफ्तगू हुई है उसमें भी उन्होंने किया है, उसका जिक्र ज़रूर किया है। ठीक, लेकिन यह कि उन्होंने ओवरऑल एक जो मुल्क को एक जो नौ निकाती जो एजेंडा दिया है, उनका ये है कि जो कौम इस वक्त थोड़ी सी आप ये समझ लें कि एक मायूसी की अनसर्टेनिटी है, उनका ये था, और ये यकीन माने मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बजाय ये कि रोना धोना हो, और बहुत अच्छा किया कि उन्होंने मुखालिफिन को नहीं छेड़ा। Everyone was expecting that कि नवाज शरीफ साहब ये मौका नहीं है। आप खुद सोचें ना कि एक बंदा किसी हम आपस में कोई गम में हो और आप जाके जनाब नहीं डेफिनेटली ताने शुरू करते हैं, आप उसके क्या करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं उस वक्त। उन्होंने हौसला अफजाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज बरकी साहब, बहुत अच्छा लगा बात करके। वी होप कि इसी तरीके से हम जो है वो गुफ्तगू करते रहेंगे। सो पॉलिटिकल सिचुएशन जो मुल्क की है वो आप लोगों के सामने है, लेकिन हम आपको उसको मजीद अपडेट भी आप लोगों को देते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और दुनिया भर की अपडेट्स भी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते रहते हैं। आज लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगी। वो ये कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत हेल्दी सी थी और बहुत ज़्यादा मुझे वाइट कपड़े जो है वो पहनाए जाते थे, तो मेरा घर में एक नाम रखा गया था और वो ये था कि मुझे यस स्नो लेपर्ड कहा जाता है, यस बर्फानी चीता कहा जाता था, और आज दुनिया भर में बर्फानी चीते का दिन भी मनाया जाता है। तो ये मेरा दिन भी है, मैं भी इसको जरा ना अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाह रही हूं। आज रोशना का डे भी है, स्नो लेपर्ड डे। स्नो लेपर्ड इतना खूबसूरत एक जानवर है जो कि बहुत पाकिस्तान में भी पाया जाता है, दियोसई के अंदर पाया जाता है। दियोसई के अंदर मैंने खुद अपनी पर्सनली आंखों से देखा है, लेकिन स्नो लेपर्ड जो है वो दुनिया भर में बड़ी एक नायाब चीज है। दुनिया के सिर्फ 12 ममालिक में है जिनमें से पाकिस्तान भी एक है जिसमें ये पाया जाता है। और अगर हम लोग सूरत हाल ये देखें तो पाकिस्तान के अंदर स्कर्दू का इलाका जो है वहां पर इसकी अफजाइश है, लेकिन बहुत कम है। तो इसको महफूज रखने के लिए बहुत सारी एक्टिवेशन है, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं। 221 से 450 के लगभग बर्फानी चीते मारे जाते रहे हैं, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल, जिसको रोकने की जरूरत है। और उनमें से 55% हलाकतें इस सूरत में होती हैं जब मवेशियों के शिकार के रद्द अमल में मकामी अफराद हमला आवर चीतों को हलाक कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी आबादी की तरफ भी आ जाते हैं। तो अब इसके ऊपर हम लोग जिक्र करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा रीजनल हेड हैं केपी के और WWF के साथ मुंसलिक हैं, WWF पाकिस्तान के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से वसीम साहब, बहुत शुक्रिया बहुत अहम दिन पे वक्त निकालने के लिए। सर इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये बर्फानी चीता जो है इसकी अफजाइश के बारे में और ख़ासतौर पाकिस्तान के बारे में। जी बिल्कुल, स्नो लेपर्ड जो है पूरी दुनिया में 12 कंट्रीज़ के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर मौजूद है। और स्नो लेपर्ड इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे 3 डिफरेंट जो लैंडस्केप्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। कराकोरम, पामीर, हिमालय और हिंदू कुश, ये 3 डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं। और इसके अंदर जैसे कि आपने जिक्र किया कि गिलगित बल्तिस्तान और इसी तरह से केपी के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे ये पाया जाता है इस टाइम पे।
पूरी दुनिया के अंदर अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 6000 से ज़्यादा नहीं है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 300 से 400 के दरमियान इसकी पॉपुलेशन जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो इतनी बहुत इसकी टोटल पॉपुलेशन है। बिल्कुल, ये टेरिटोरियल है, नॉकटर्नल है, शाय है। जब हम ये तीन बातें करते हैं तो अच्छा, शाय भी है? जी बिल्कुल, ये क्योंकि अगर अमूमन हम गिलगित बल्तिस्तान या AJK के अंदर या KP के जो लोग इसके हैबिटेट के अंदर रह रहे होते हैं उनसे अगर हम पूछें कि आपने स्नो लेपर्ड देखा तो बड़े कम लोगों ने देखा होता है, और उसकी वजह यही है कि ये शाय एनिमल है, रात के अंदर ये निकलता है अपने शिकार के लिए, और रात के अंदर ही अमूमन ये अपने शिकार कर रहा होता है। दिन के टाइम पे बहुत कम शाज़ो नादिर हमें मिलता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, या अगर हम कहें कि लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी वजह से इसका शिकार बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, क्यों शिकार होता है, क्या वजूहात हैं, इसकी और खसूसियात क्या हैं, इसके ऊपर हम लोग वसीम साहब वापस आते हैं ब्रेक से, फिर मुकम्मल तो है ना वो बात करते हैं ताकि हमारा वो चंक जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सो न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोगों ने बढ़ना, वापस आएंगे, यही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हमारे सुबह पाकिस्तान के साथ। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बर्फानी चीते का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जनाब मोहम्मद वसीम साहब। वसीम साहब, ये बताइएगा कि जैसे हमने शुरू में इंट्रो में बताया कि 55% हलाकतें ये सफ़ेद चीते की इस वजह से होती हैं, स्नो चीते की इस वजह से होती हैं कि लोगों को इससे ख़तरात लाहक होते हैं और वो समझते हैं कि ये ह्यूमन अटैकिंग की सिचुएशन में है। तो इस हवाले से किस तरीके से आगाही पैदा की जाए, और क्या वाकई ह्यूमन अटैक्स होते हैं या फिर ये मैनिपुलेटेड है? अच्छा, इसको बिल्कुल ये मैनिपुलेट भी है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। आज तक पूरी दुनिया के अंदर स्नो लेपर्ड का किसी इंसान के ऊपर अटैक नहीं हुआ। बिल्कुल इसके अंदर कोई ऐसी रिपोर्ट्स आज तक पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, लेपर्ड जो है वो बेसिकली अपना प्रे बेस जिस टाइम पे उसका कम हो जाता है, ऊपर उसे तलाश करने में ज़रा मुश्किल हो जाती है, और कम्युनिटीज़ जो विलेजेस जो सराउंडिंग के अंदर जो स्नो लेपर्ड के हैबिटेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनके पास बाज़ टाइम पे जो लाइफ स्टॉक होता है उस लाइफ स्टॉक के ऊपर अटैक के लिए आता है। और ये भी आप लेपर्ड का बता रहे हैं, स्नो लेपर्ड? स्नो लेपर्ड का, ठीक है। और क्योंकि स्नो लेपर्ड फिर जिस टाइम पे देखता है कि फ्री ग्रेजिंग एनिमल्स उसे लाइफ स्टॉक की शक्ल में मिल रहे हैं और करीब के इलाके के अंदर मिल रहे हैं, तो वो उनके ऊपर अटैक्स करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ थोड़ी सी बताता चलूँ, क्योंकि ये टेरिटोरियल है। टेरिटरी जब हम कहते हैं कि किसी एनिमल की टेरिटरी डिफ़ाइन होती है तो वो फूड, वाटर और शेल्टर की बेस के ऊपर होती है, और इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर वो अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश करता है। ये अमूमन जो देखा गया है 2 साल जो है ना बच्चा माँ के साथ रहता है, और 2 साल के बाद माँ उसे बच्चे को कहती है अब अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश करो। वो फिर जाता है और अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश कर रहा होता है उसी हैबिटेट के अंदर, स्नो लेपर्ड के। और जिस टाइम पे ये स्किल सीख रहा होता है माँ के साथ रह के, तो उस टाइम पे इसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने किन किन चीज़ों के ऊपर अटैक्स करने हैं, कौन सी चीज़ आपके फूड का हिस्सा है, और कैसे कैसे आपने इसको तलाश करना है। तो उसी के दौरान जिस टाइम पे लाइफ स्टॉक के ऊपर भी अटैक होते हैं, तो बाज़ टाइम पे ये अटैक्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और टेरिटरी इस्टेब्लिश करते हुए, लेट्स सपोज़ अगर किसी स्नो लेपर्ड को रिटेलिएशन में कम्युनिटी ने वहाँ पे उसे किल कर दिया, क्योंकि उनकी लाइफ स्टॉक का और ऐसे वाक़यात हुए हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अगर उस लेपर्ड को वहाँ से किल कर दिया गया तो जो नया आता है वो वहाँ पे टेरिटरी अपनी इस्टेब्लिश करने में कुछ वक्त तो लेगा, और उससे पुराने स्नो लेपर्ड के निशानात वहाँ पे दिखाई देते हैं। और वो उसके लिए 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो वो उस पुराने लेपर्ड के साथ फाइट करे और उसे मार भगाए उस टेरिटरी से, और या फिर उसको मार दे। अच्छा, अब ये जी बिल्कुल, क्योंकि इसने टेरिटरी इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी उस जगह पे जाने के लिए पुराने लेपर्ड के तो निशानात ख़त्म करने हैं ना। अच्छा, अब वो उस दौरान वो थ्रेट्स जिस टाइम पे वो दे रहा होता है, और उसे बाज़ टाइम पे, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि कम्युनिटी ने स्नो लेपर्ड जो पुराना था उसको मार दिया, अब उसके निशान तो नज़र आ रहे हैं जो नया लेपर्ड आया। अब जो नए निशान, उसे पुराने जो निशान नज़र आ रहे हैं वो ढूंढ रहा है उस स्नो लेपर्ड को, जो नया लेपर्ड आया वो ढूंढ रहा है कि वो पुराना वाला कहाँ है
और उसको उकसाने के लिए कभी कभार दिन के वक्त भी नज़र आ जाते हैं कम्युनिटी को, और कभी कभार 8 से 10 बकरियां एक जगह पे मारी हुई भी मिलती हैं। अक्सर कम्युनिटी कहती है ना कि उसकी तो फूड की रिक्वायरमेंट चलो एक बकरी होती है और उसको खा लेता, लेकिन वो थ्रेट कायम करने के लिए 8 से 10 बकरियों को मार के फेंक देता नजर आती है। लेकिन अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपने जिस कैमरे का भी जिक्र किया था उसके बारे में भी बताएं कि वो उसमें क्या। जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली हमने लम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर WWF पाकिस्तान ने जो कैमरा ट्रैप्स की टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और उस टेक्नोलॉजी के अंदर हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों की जो लाइफ स्टॉक का जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस किया जाए, और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले ताकि कम्युनिटी को हम टाइमली रिस्पॉन्ड करके उनको इन्फॉर्म कर सकें कि वो अपनी जो बकरियां हों, जो उनके लाइफ स्टॉक हों, फ्रीली ग्रेज हो रही हों, उनको बचा सकें अपनी कम्युनिटी के लिए। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम साहब आपके वक्त के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी तरीके से कम्युनिटी से भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने आसपास जो टेरिटरी में जो उनसे भी जानवर आते हैं उनका ख्याल रखें, आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि उसके बाद फिर वो एक जिक्र हम लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड किया था ट्रॉफी हंटिंग का। ट्रॉफी हंटिंग पाकिस्तान में होती है जिसका फ़ायदा डायरेक्टली वहाँ की कम्युनिटी को पहुँचता है। तो आप लोग इन तमाम ये जो जितने भी मारखोर हैं, स्नो लेपर्ड है, मार्कोपोलो शीप है, इन तमाम लोगों की आप अफजाइश पर अगर तवज्जो देंगे तो बहुत बेहतरी की जानिब जो है ना वो मज़ीद जाया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़े से पाकिस्तान में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनके ऊपर भी नजर डालेंगे। उनके ऊपर भी नजर डालेंगे। और आपका पता है कि बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज तो बहुत सारी पाकिस्तान में होती है, जिसमें एक अदद जीप रैली भी जो है वो शामिल है, जो कि पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन बहुत सारे इलाकों में होती रहती है। और उसी तरीके से सरफरंगा जीप रैली, सरफरंगा को दुनिया ने जाना पहचाना बहुत सारी वजहों से, लेकिन पाकिस्तानियों ने जाना पहचाना उसको जीप रैली की वजह से भी, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट, वन ऑफ द ग्रेट डेजर्ट, और हम लोग देखें तो दुनिया भर में ऐसे डेजर्ट बहुत कम मौजूद हैं। स्कर्दू के अंदर 2 मौजूद हैं, एक कटपन्ना, एक सरफरंगा। कटपन्ना बहुत छोटा सा है लेकिन सरफरंगा बहुत बड़ा फैला हुआ है। सो उसकी एक्टिविटीज 3 दिन की रिसेंटली 6 से 8 अक्टूबर तक हुई, जिसमें इस जीप रैली में जो फाते हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन तकरीबन कहा जाता है कि 7500 से 8202 की फीट की बुलंदी तक जो है ना ये सहरा मौजूद है। और रैली की गाड़ियों में तकरीबन 80 किलोमीटर तवील रेस के अलावा इलाकाई खेलों, मौसीकी, सकाफती नुमाइश और दीगर तकरीबात मुनक्किद की गई पूरा प्रॉपर एक फेस्टिवल। यस डेफिनेटली। सो उसके लिए हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को, जिस तरीके से वो एक्टिव थी, डीसी को भी, और तमाम तर हमारे वो जांबाज जो उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे जिन्होंने 3 दिन की रैली की। स्टॉक कैटेगरीज मुख्तलिफ थी, वहाँ पर वो शामिल हुए, और जो वहाँ पर गए थे रैली खेलने के लिए उसके अलावा बहुत सारी ऐसी तादाद थी जो टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। सो ये हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ फातेह सरफरंगा 2023 मौजूद है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आदिल नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त ज्वाइन देने के लिए। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। आदिल साहब, आपकी वीडियोस हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहे हैं, जो ड्यूरिंग जीप रैली पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन आ रही थी, और अपडेट्स जिस तरीके से मिल रही थी। हमारा बल्कि एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी बड़ा एक्टिव है गाड़ियों सेल परचेज के हवाले से, उन पर भी आप लोगों की हम लोग एक्टिविटीज़ देखते रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस था, और ये आपकी क्या पहली दफ़ा थी या दूसरी तीसरी दफ़ा थी सरफरंगा? जी बिल्कुल जी, ये सरफरंगा तो मेरी पहली थी, बट दिस वाज द 5th एडिशन ऑफ सरफरंगा। ओह हाँ जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार ही मैं लाइक आई टुक द फर्स्ट पोडियम इन द ए प्रिपेयर्ड कैटेगरी व्हिच वाज द हाईएस्ट कैटेगरी। सो आप स्टॉक एक में, ए में? नहीं, प्रिपेयर्ड में। सो बेसिकली देयर आर 8 कैटेगरीज। ओके। 4 स्टॉक की कैटेगरीज होती हैं जिसमें आप ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, एंड देन यू हैव 4 प्रिपेयर्ड कैटेगरीज जिसमें आप यू कैन गो फुल आउट। तो उसमें मैं ए प्रिपेयर्ड व्हिच इज द हाईएस्ट कैटेगरी, उसमें मैं था। और आपके पास गाड़ी कौन सी थी? इट वाज अ सिल्वराडो था, शेवरलेट का। Okay. हाँ जी, इट वाज एन अमेरिकन ट्रक, सो इट्स 5300 सीसी। तो वो हम लेके गए थे यहाँ। ठीक है आदिल, थोड़ा सा इस जीप रैली के बारे में बताइए कि कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से जो है वो पूरा प्रोसेस था, या कौन सा सफ़र आपका जो है वो चला, और उसके बाद इख्तिताम पजीर कहाँ पे हुआ? जी बिल्कुल, वन ऑफ द मेन रीजन जिसके लिए हम सरफरंगा नहीं जाते थे, दैट इज द जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, सो दैट टेक्स एट लीस्ट 15 to 18 आवर्स जस्ट टू रीच स्कर्दू, क्योंकि बाहर तो 1 घंटे की फ्लाइट है, बट वी कांट टेक अवर टीम एंड कार, गाड़ियाँ जो हमारी जहाज़ में नहीं जा सकती। सो ये था, लेकिन वंस वी स्टार्टेड अल्हम्दुलिल्लाह, सो आई थिंक द सीनरी, द व्यूज़, जो रास्ता है जाते हुए, so we went through बिशाम, दासू एंड चलास की तरफ से हम गए, क्योंकि बाबूसर बंद था। बाबूसर हम रात को निकले, तो वो रात को बाबूसर यू कैन नॉट क्रॉस इट। सो वो एक बहुत अच्छी जर्नी थी, इट वाज क्वाइट एडवेंचरस। अब रास्ते में डैम बन रहा है, बासू डैम है, बाशू डैम है, उसके बाद स्पेशली गिलगित 0 पॉइंट से लेकर जो रोड है स्कर्दू तक की, बिल्कुल दैट इज अमेजिंग। तो वो हमने अर्ली मॉर्निंग में कवर की थी, जो जगलोट से लेके स्कर्दू तक है, एंड दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट रोड्स टू ड्राइव एक्चुअली। नो डाउट। सो
वो था। लेकिन लाइक योर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड के जो हमारी जर्नी थी वो इस्लामाबाद से स्टार्ट होगी थी, एंड उसमें फिर हमारी पूरी टीम थी, लॉजिस्टिकली बड़ी चीज़ें मैनेज करनी थी। रेस कार वी वर ड्राइविंग इट, सो वी हैव टू मेक श्योर कि गाड़ी में कोई मसला ना आए, यू ड्राइव इट प्रॉपरली। और फिर उसके बाद जब हम पहुँचे तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा टैगिंग थी। बेसिकली यू गो फॉर द टैगिंग फर्स्ट, जिसमें गाड़ी की टेक्निकल एवेल्युएशन होती है कि यू आर मीटिंग द स्टैंडर्ड्स एंड स्पेक्स। सो ट्रैक था कैसा? ट्रैक वाज अराउंड जो आपने देखा, क्योंकि बाद में बारिश भी होगी थी। जी पहले बारिश होगी थी जस्ट रेस डे से जस्ट इन द मॉर्निंग, बट रेस कंडीशन ज़्यादा चेंज नहीं हुई क्योंकि हल्की बारिश भी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई। लेकिन ट्रैक वाज वेरी गुड। इट वाज अ मिक्स्ड टेरेन ट्रैक, जिसमें बेसिकली आपकी सैंड भी है, माउंटेन्स भी थे, रॉक्स भी थे, ग्रेवल भी था। सो इट वाज अ गुड ट्रैक। अच्छा आदिल, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको इस पूरी जर्नी में? या सबको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? जी एक तो ये था कि सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं लाइक हर फोरम पे ये बताता हूँ कि एल्टीट्यूड इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। जब आप जाते हैं देयर इज़ नो ऑक्सीजन देयर फॉर द कार्स इवन, सो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो गाड़ी के एयर फ्यूल रेशो टोटली चेंज हो जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर कार इज़ प्रॉपरली ट्यून्ड। सो क्वालिफाइंग पे आई फेस दैट प्रॉब्लम, और मेरा टाइम भी काफ़ी लाइक मेरे जो ओपोनेंट्स हैं उनसे कम आया। आई वाज द थर्ड इन द क्वालिफाइंग। सो देन वी उसी रात फिर हम बैठ के हमने ट्यून किया, एंड लाइक यू जस्ट मेंशन कटपना एंड सरफरंगा, सो आई वाज स्टेइंग एट कटपना। सो वो हमने इसीलिए कटपना पे हम ठहरे थे कि हम रात को गाड़ी कटपना पे टेस्ट कर लेंगे। सो वी टेस्टेड द कार एट कटपना। ओके, सो उसके बाद फिर आपके कितने मिनट में आपने टोटल फासला जो है वो तय किया? जी मैंने 48 मिनट्स में ये रास्ता पूरा तय किया। वाओ। हाँ, और लाइक स्टॉक कैटेगरी में इससे कम में भी हो रहे थे या इससे ज़्यादा ही थे? नहीं, आई हैड द फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे, और स्टॉक कैटेगरी में आई थिंक वो 4 या 5 मिनट मेरे से कम था। हाँ यस, इसी तरीके से। सो मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले आप चोलिस्तान भी करते रहे हैं और बाकी रैलीज का भी सफ़र आपका चलता रहा है ओवरऑल? आई एम स्लाइटली अ न्यू कमर इन द रैली वर्ल्ड, ऑल्दो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑटो क्रॉस ड्रैग रेसिंग उसमें है, लेकिन रैली इज टोटली न्यू टू मी। अच्छा, एक और ये बात कही जाती है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, लेकिन इसमें भी ना मुकाबला टक्कर का इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि सारी गेम उसकी है जिसकी गाड़ी अच्छी है। नहीं, इट डिपेंड्स। बड़ी फार्मूला में जिस तरह होता है ना सबकी सेम लेवल की गाड़ी। हाँ जी, वो अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक हम लोग बाय द वे टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड, सो वी हैव अ फेडरेशन हियर नाउ। हर सूबे की अपनी एक फेडरेशन है। सो इस्लामाबाद की भी फेडरल मोटर स्पोर्ट एसोसिएशन है विच कम्स नाउ अंडर द स्पोर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। नाइस। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग देयर। So it's official now? It's official now. So motorsport is now recognized as motorsports of Pakistan now. ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने कैटेगरीज का जिक्र किया था, इसमें सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, सबसे हाईएस्ट कौन सी होती है, और उन कैटेगरीज में शामिल होने के तरीका क्या है? लाइक क्वालिफिकेशन भी कुछ होती होगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने ड्राइवर से सुना रेंगलर लेकर भी लोग जा रहे थे, इवन जिमनी लेके लोग जिस तरीके से वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में थे, तो ये क्या है? वेल आप जिमनी को टोटली लाइट मत लीजिएगा। बाज जिमनीज ऐसी हैं जो हमें भी टफ टाइम दे देती हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी द जिमनी ड्राइवर्स, क्योंकि आपका जितना भी भावलपुर और ये मुल्तान का एरिया है, वहाँ पे मेजॉरिटी जो शिकारी और जो वहाँ गाड़ी चलती है वो जिमनी चलती है। सो दे आर रियली टफ ड्राइवर्स, और द वे दे ड्राइव जिमनीज यू विल बी सरप्राइज्ड। सो हमारी जो डी कैटेगरी दैट्स द लोएस्ट कैटेगरी। सो फिर डी में आ जाती है आपकी 1800 सीसी कार्स, जिसमें आपकी जिमनी इज द वन जो कि इज अ गुड नेमेसिस। ठीक है। उसके बाद आपकी सी कैटेगरी विच इज 2500 सीसी, देन यू हैव अ बी कैटेगरी विच इज 3000 सीसी, एंड उसके ऊपर ए कैटेगरी विच इज ऑल आउट, एंड ए स्टॉक कैटेगरी। ए स्टॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक। इसी में फिर बी प्रिपेयर्ड, सी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड एंड ए प्रिपेयर्ड। और उसमें भी ये 1800 सीसी मिनिमम सीसी सेम होती है, बट उसमें ये कि यू कैन प्ले विद एनीथिंग, विद सस्पेंशन मॉडिफिकेशन, इंजन में भी आप हाई परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सीसी की लिमिट आपने रखी है। थोड़ा सा अपने ट्रक के बारे में बताइएगा, उसको आपने प्रिपेयर्ड जो किया उसमें क्या क्या सस्पेंशन कौन सी यूज की और बाकी इंजन कौन सा था उसके अंदर? जी, मेजॉरिटी जितनी भी पाकिस्तान में प्रिपेयर्ड गाड़ियां हैं उनमें यूजुअली किंग्स एंड फॉक्स का सस्पेंशन होता है, इट्स अमेरिकन ब्रांड। सो सारे वही यूज करते हैं मेजॉरिटी। इसमें आपके 8 शॉक्स होते हैं गाड़ी में, और देन इंजन ए प्रिपेयर्ड में इंजन्स बड़े पावरफुल होते हैं। सो V8s हैं नॉर्मली, सो यू टॉकिंग अबाउट 400 to 500 ब्रेक हॉर्स पावर कार्स इन दैट कैटेगरी। नाइस नाइस। ठीक है। अच्छा आदिल, जिस तरीके से आपने शुरू में बताया जर्नी के बारे में कि बड़े आपको डिफरेंट किस्म के लैंडस्केप्स देखने को मिले, बहुत खूबसूरत जगह देखने को मिली, तो क्या इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर सकें? बिल्कुल जी, इस तरह के इवेंट्स ज़रूर होने चाहिए, और हम तो ऐसे इवेंट्स को बिल्कुल प्रमोट करते हैं। एक तो हमारा शौक भी है, दूसरा ये कि जी यू गेट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट इन दैट एरिया। हम जिस एरिया में रैली करते हैं, लाइक even Sarfranga, the statistics shows that there was a $800,000 worth of business there for the local economy. So I think it's a good segment and venue for the
tourists as well. ओके अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये टूरिज्म की बात हुई, वी हैव सीन आपके हाथ में 2 कप्स हैं। हाँ, ठीक है, एक वो 2 छोटा और कप्स एक लाइक काफी क्या है बड़ा। उसकी कहानी क्या? जी, एक तो फॉर बिकमिंग फर्स्ट एंड दूसरा था फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे। सो FTD का एक अलग होता है which is सो लाइक आपने दोनों कैटेगरीज में एक तरह का टॉप किया है। जी वो कैटेगरी नहीं, वो दैट इज आई थिंक एक Overall। वो होता है ओवरऑल जो उसमें होता है कि जिसने फास्टेस्ट टाइम अपनी ओवरऑल कैटेगरीज में किया है। सो इट वाज द फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे इन द ऑल कैटेगरीज। नाइस, वंडरफुल। Wonderful। अच्छा, अब ये बताएं कि क्वालिफाइंग जो जिस तरीके से मैंने पूछा था, तो ये क्वालिफाइंग मरहले क्या होते हैं, कैसे आप जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जीप रिलीज में? जी, क्वालिफाइंग बेसिकली आपके रेस से एक दिन पहले होता है, जिसके अंदर बेसिकली आपको 1 या 1.5 तो किलोमीटर उसमें का कोई भी बस मुंह उठा के बस पहुंच जाए पहले, नो नो या नो उससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन नो। होती है? पहले आपने रजिस्ट्रेशन हाँ। करनी है। रजिस्ट्रेशन में यू नीड टू हैव अ कार और उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपने मीट करना है, जिसके अंदर लाइक आप यू नीड टू हैव अ रोल केज, हेलमेट्स और आपकी जो सीट बेल्ट्स होती हैं, रेसिंग सीट बेल्ट्स, हार्नेसेस, वो ज़रूरी है। इसके बगैर यू कैन नॉट एंटर इन द रेस। ठीक है। सो पहले तो आपको टैगिंग में आपको ये चेक किया जाता है कि यू आर मीटिंग द स्टैंडर्ड्स। उसके अंदर आपकी फर्स्ट एड, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। उसके अच्छा, बाद आदिल, आपका क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग में बेसिकली व्हाट यू डू इज कि आपको 1 या 1.5 किलोमीटर का रन दिया जाता है और उसके अंदर आपने टाइम करना है। सो इट्स अ टाइम लैप्स और उसमें आप ये होता है कि जो बेस्ट टाइम होता है उस हिसाब से उसका नेक्स्ट डे रेस पे फायरिंग ऑर्डर होता है। नाइस। सो हर गाड़ी 4 मिनट के बाद निकलती है। ठीक है। अच्छा हाँ, आदिल, हर ये भी गाड़ी बताइएगा 4 कि मिनट जीप बाद रैली के launch आगे होती है। कौन कौन से इवेंट्स आने वाले हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अच्छा जी, एक तो जी अभी कल गवादर हुई है जी। इसके गवादर बाद जीप कल release। गवादर रैली हुई है। वी कुडंट गो क्योंकि अभी हम सरफरंगा के सफर से नहीं थके थे, फिर जाहिर बात है। another 15 hours, so we thought कि चले let's skip गवादर, but now अब थल आ रही है अगली नवंबर में, mid of nice। November, नवंबर में। which is also organized by TDCP of Pakistan। या नाइस। फिर इसके बाद है जी थर्ड इसके बाद नहीं, इसके बाद आएगी आपकी झलमक्सी। जलमक्सी। झलमक्सी के बाद आपकी चोलिस्तान। हब आएगी, फिर चोलिस्तान है और फिर डेरा जात है। ओह नाइस। और तो थर मट्टी में जो पाकिस्तान होती है। इतना रिच है इन तमाम लैंडस्केप में, नो डाउट्स, एंड आई एम श्योर कि एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा उन तमाम ही रेसर्स के लिए, नेविगेटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? आई थिंक 50 to 60% रोल जो प्ले करता है वो नेविगेटर होता है, क्योंकि दैट इज वो उसकी तो ऐसी जो हम शॉट आउट आपके नेविगेटर के लिए भी होना चाहिए। जी बिल्कुल जी, शाउट फॉर अब्दुल्ला जी, ही डिड रियली वेल जॉब एक्चुअली। वंडरफुल। वेल, थैंक यू सो मच आदिल नईम साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपकी तमाम आगे की सफर के लिए और आगे की कैटेगरीज के लिए भी, और इसी तरीके से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को जितना बढ़ाना चाहिए वो कम है और इसी तरीके से मजीद चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और आपको पता है जब गवादर जीप रैली हो रही थी तो उसमें हम जो है वो प्रॉपरली आपको बता भी रहे थे कि किस तरीके से आप जो है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं और किस वक्त जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही थी। वो सारा प्रोसेस जो है हम आपको साइड बाय साइड जो है वो सुबह पाकिस्तान में साथ साथ आपको डिटेल्स देते जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं उनमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करें। सिर्फ जीप रैलीज नहीं बल्कि बाकी जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो पोलो फेस्टिवल है या बाकी जितने भी फेस्टिवल्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो उन तमाम तर को जो है वो आप प्रॉपरली इंजॉय करें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिच है। कल्चरली भी देखा जाए, ट्रेडिशनली भी देखा जाए, बाकी सारे खानों के हवाले से भी देखा जाए, तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप अगर एक्सप्लोर करने पे आए तो मेरे ख्याल से थकने नहीं थकेंगे। कंटिन्यू करेंगे अपने को आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और आज जो है वो अक्टूबर एक अगर और हम बात। मना लें तो अक्टूबर को मनाने का एक मकसद है और पिंक टोपर भी इसको कहा जाता है। और पूरा महीना जो है मेरे ख्याल से इसके लिए कम है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि साल में जब भी हमें मौका मिले तो इस इवेंट को जो है वो हाईलाइट करते रहें। और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अक्टूबर का पूरा महीना इंटरनेशनली भी मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको मनाया भी जा रहा है। इस हवाले से आगाही भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मुख्तलिफ सेमिनार्स किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ जहाँ इसकी आगाही मुमकिन है वहाँ वहाँ हम इसके लिए प्रॉपर कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से टेलीफोन पे भी आप लोगों को ये कॉल सिर्फ और सिर्फ Yes, अक्टूबर में नहीं, caller इससे tune। पहले भी प्रॉपरली आपको 6-7 महीने के अरसे में सुनने को मिली है। और इसी के ऊपर सुबह पाकिस्तान में हमने स्पेशल इंटरव्यूज़ भी किए हैं अक्टूबर से हट के भी। सो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये इसकी हाईलाइट हम इसको बार बार करते हैं कि ये ज़रूरत इसी वजह से पेश आती है कि दुनिया भर में तकरीबन 16% आबादी, आप ये जब देखेंगे दुनिया भर में जितनी भी ख़वातीन हैं उनका 16% इस वक्त इस मौजी मर्ज का शिकार है या इस कंडीशन का शिकार है। अब इस कंडीशन के बारे में आगाही बहुत ही आसान अल्फाज में आपको फ़ोन पे तो मिलती है, लेकिन उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर आप उस पर काम नहीं धरेंगे या अपनी सेहत का खुद ख्याल नहीं रखेंगे, ये हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कंसल्टेंट जनरल और ब्रेस्ट सर्जन मौजूद है मोहतरमा डॉक्टर सईदा यास्मीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, नो डाउट पाकिस्तान में बहुत सारा काम हुआ है और उसमें हमारे प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ का भी बड़ा किरदार है, और उसके अलावा भी हर गवर्नमेंट ने इस पर मुख्तलिफ लेवल पर बात भी की है और हम लोग देखते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स ने भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं।
लेकिन इस वक्त रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या ये सारी अवेयरनेस से कमी वाकया हुई है और आपके पास पेशेंट्स की तादाद बढ़ी है? क्योंकि पेशेंट्स की तादाद जब बढ़ेगी इससे ये सामने आएगा वाज़ह तौर पर कि लोग अपना ख्याल रखना शुरू हो गए हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता लग गया और वो बाहर निकल रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है आगाही यकीनन बढ़ी है, क्योंकि मैं खुद जहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ बहुत से पेशेंट सिर्फ इस वजह से आते हैं क्योंकि उन्होंने टेलीफोन पे वो ऑनलाइन जो चलता है वो उन्होंने सुना है और उसके बाद उनको पता चला कि हमें अपना खुद छाती का मुआयना भी करना चाहिए और हमें रेगुलरली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ख़ास तौर पे वो फैमिलीज़ के जिनकी में ऑलरेडी कैंसर मौजूद है, उनमें से बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ अपना रूटीन चेकअप के लिए आई हैं, उनको कोई अलामात नहीं है। तो यकीनन आगाही में इजाफा हुआ है इस सारी कैंपेन से। ठीक है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि बर वक्त तशख़ीस जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो क्या इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए, प्रिवेंशन तो एक अलहदा चीज़ है ना कि बीमारी होने से ही आप रोकें, लेकिन ये कि हाँ, जब एक कैंसर हो जाता है तो उसकी जल्दी तशख़ीस, उसके इलाज में आपको हेल्प मिलती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हर कैंसर, इसी तरह छाती के कैंसर की 4 स्टेजेस हैं। जो पहली और दूसरी स्टेज है वो क्योर हो जाते हैं, यानी कि वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तीसरी स्टेज को हम पोटेंशियली क्योरेबल लेते हैं, यानी कि पेशेंट्स जो है अगर उसका टाइम पे तशख़ीस हो और अच्छा रिस्पॉन्स आए तो उसमें भी पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। अब चौथी स्टेज में ऑलरेडी कैंसर सारे जिस्म में गया हुआ होता है, उस वक्त जो है हम कैंसर को ख़त्म नहीं कर सकते, उसमें हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम कैंसर को ख़त्म नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों का इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है कि जी चीज़ों को जल्दी तशख़ीस किया जाए, कैंसर का जल्दी तशख़ीस हो ताकि उसका जल्दी इलाज किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, लोगों में जो एक फोबिया है इससे रिलेटेड, उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए और उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए? देखिए, इसमें आगाही बहुत ज़रूरी है। कुछ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, लोग ये समझते हैं कि अगर कैंसर की तशख़ीस हो गई है तो वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है। कैंसर बिल्कुल काबिल इलाज है, लेकिन उसके इलाज की एक विंडो है, एक टाइम पीरियड है कि जिसमें आपको तशख़ीस हो जाए और उसमें आप एक डिसीजन लें कि हाँ हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। बाकी अल्लाह की तरफ से भी हेल्प होती है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो पेशेंट्स माशाल्लाह क्योर हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लोग फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो शायद उस तरीके से अभी भी अवेयर नहीं है। सो अवेयरनेस के लिए मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन इक़दामात की ज़रूरत है, और एक्चुअल में क्या अवेयरनेस शहरों के अंदर ज़रूरत है या गांव देहात के अंदर जिस तरीके से हमारे पोलियो वर्कर्स या ये काम कर रहे हैं वैसे ही एक प्रॉपर्ली कैंपेन होनी चाहिए जो गांव देहात घर घर जाकर इसकी आगाही दे? देखिए, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो आपने किया है। जो कैंसर है उसका इंसिडेंस हर जगह पे है, खा वो शहर हैं खा वो देहात हैं। ज़ाहिर है जो शहर के लोग हैं उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, उनका मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे भी एक्सपोजर ज़्यादा है, इस वजह से उनको रिलेटिवली चीज़ों का ज़्यादा पता होता है। लेकिन देहातों तक भी ये चीज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक एक प्रॉपर कैंपेन ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान जो है एशिया के जो सबसे हाईएस्ट तरीन कैंसर्स हैं उनमें पाकिस्तानी ख़वातीन आती हैं। एशिया के हाईएस्ट में पाकिस्तान पहले, ये दूसरे नंबर पर है। सो उसकी एक बेसिक वजह ये है कि हमारी ख़वातीन में कुछ मिथ्स हैं, कुछ लोगों के एक गलत कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको नलिफाई करने की ज़रूरत है। तो वो कैसे होगा? वो तभी होगा कि जब हम लोगों तक आगाही पहुंचाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि रेडियो स्टेशन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके ज़रिए जिस तरह हम HIV के प्रोग्राम्स करते रहते हैं, हमें TB के प्रोग्राम्स करते रहते हैं, हेपेटाइटिस पे प्रोग्राम्स करते हैं, इसी तरह प्रॉपर छाती के कैंसर के मुतालिक प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि दूर दराज के इलाके तक ये चीज़ें पहुँच सकें। वेल, आई टोटली एग्री। ठीक है, अब ज़रा आते हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर कि थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर को भी एक्सप्लेन कीजिएगा। ये जेनेटिकली है, ये डिजीज़ है क्या, और इसकी मेन एज ग्रुप क्या है सबसे ज़्यादा जो देखने में आती है? देखिए, जो एज ग्रुप है, जो बाहर का डाटा है वो तो ये कहता है जी कि ये तकरीबन 45 से या 50 साल से ऊपर की ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास कोई नेशनल डाटा अवेलेबल नहीं है कि जिसकी वजह से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सके कि हमारी पॉपुलेशन में इसके एग्जैक्ट क्या एज ग्रुप है कि जहाँ पे वो ज़्यादा है लेकिन हमारे वर्किंग एक्सपीरियंस में जो चीज़ें हैं उस पर हमारा जो यंगर एज ग्रुप है वहाँ से ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि पिछले 10 साल में मैंने बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन देखी हैं जो कि 30 से 45 साल की एज ग्रुप में हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इसका एज ग्रुप बाकी मुल्कों की निस्बत कम है। नथिंग टू डू विद टीनेज और 20 साल की एज ब्रैकेट, 30 साल। देखिए, मैंने जो सबसे कम उम्र तरीन लड़की देखी है वो 17 साल की है। सो देखिए, जिन लोगों की फैमिली में हिस्ट्री है
उन लोगों में बहुत जल्दी भी कैंसर आता है जिनमें जेनेटिक है, और इसीलिए हम उनमें स्क्रीनिंग भी उन लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो जिस एज ग्रुप में आपके ख़ानदान में कैंसर आया है उससे 10 साल से पीछे से स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जहाँ पे आप स्क्रीनिंग की बात करें तो अक्सर जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में ख़वातीन हैं वो थोड़ी शाय होती हैं इस चीज़ को डिस्कस करते हुए भी, और क्या इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके घर के जो मर्द हजरात हैं उनको भी इस हवाले से जो है वो अवेयर करें या उनकी भी काउंसलिंग करें? मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत सी ख़वातीन जो हैं उनको छाती में गिल्टी का पता होता है लेकिन वो बहुत देर से हमारे पास आती है क्योंकि उन्होंने अपने घर के किसी फ़र्द से उसको शेयर ही नहीं किया होता। इवन ख़वातीन अपनी बेटियों को भी नहीं बताती हैं, बेटों और हस्बैंड्स को तो बहुत दूर की बात है। सो मेरा ख्याल है कि मर्द हो, क्योंकि मर्दों में भी छाती का कैंसर है, सो जो आगाही है वो सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, वो मर्दों और औरतों दोनों को पता होना चाहिए कि आपने किस एज ग्रुप में और जिनकी फैमिलीज में कैंसर है उन्होंने किस तरीके से स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो डॉक्टर साहब, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि थोड़ा सा हमारे ऑब्वियसली ये उन लोगों को तो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आएगी जो इससे अवेयर ही नहीं है, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत एक्सपोजर रखते हैं उनके लिए ये सवाल कि क्या हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, होता क्या? आपने मर्दों का भी चूंकि जिक्र किया, सो क्या एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन की कोई कमी की वजह से कुछ होता है? ये प्रोड्यूस क्यों होता है, वजह क्या बनती है? देखिए, कैंसर के जो वजूहात है ना, अब बाहर के मुल्कों में हमारे पास उनका जो डाटा है वो जो बताता है, हम तो बेसिकली उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई नेशनल कैंसर रजिस्ट्री गवर्नमेंट लेवल पे है ही नहीं कि जिसके ज़रिए हम, या है तो वो बहुत लिमिटेड जगहों पे है, जिसकी वजह से हमें एक पूरा अपने लोगों का रिस्क फैक्टर्स पता लग सके कि हमारी ख़वातीन में एग्जैक्टली क्या वजूहात हैं। लेकिन जिस तरह देर से शादियाँ होना, देर से बच्चे होना, या बच्चों के दरमियान वक्फे की जो दवाइयाँ हैं वो आपने बहुत लंबे अरसे 5-7 साल या उससे ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, जिनकी फैमिली में टेंडेंसी है इसकी, सिर्फ छाती का कैंसर नहीं, जिनके ख़ानदानों में बच्चेदानी का कैंसर है, ओवरीज का कैंसर है, या मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर है, लुबलुबा का कैंसर है, ये सारे जेनेटिकली लिंक्ड कैंसर्स कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन माहवारी ख़त्म होने के बाद हार्मोनल थेरेपी, HRT हम उसे कहते हैं, वो लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करती हैं। वज़न का बहुत ज़्यादा होना, स्मोकिंग, सो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो बाहर के लोगों ने किए, लेकिन हम लोग अपनी ख़वातीन में, बहुत सी ख़वातीन में देखते हैं कि इनमें से कोई रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है और फिर भी उनमें कैंसर है। सो क्या उनमें एग्जैक्ट वजह क्या है, ये मेरा ख्याल है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नेशनल डाटा हो, हमें फैक्टर्स की एसोसिएशन डेवलप हो। कंप्लीटली क्योरेबल? जो पहली 2 स्टेजेस हैं वो बिल्कुल क्योर हो जाती हैं, उनमें अच्छा पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस है। तीसरी भी पोटेंशियली क्योरेबल हम कंसिडर करते हैं, 4th स्टेज वो क्योरेबल नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि केसेस सामने तो आते जा रहे हैं और एड्रेस भी होते जा रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि क्या इसमें कमी भी वाकया हो रही है या वो नंबर या फिगर जो है वो मजीद बढ़ता हुआ? मेरे ख्याल में तो कैंसर बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग उसकी शायद एक वजह, अब क्या एग्जैक्टली वो बढ़ रहा है या लोगों में आगाही ज़्यादा है और वो हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल है दूसरे वाला। नहीं, मेरा ख्याल है कि कैंसर बढ़ा भी है, क्योंकि अगर मैं पीछे हम लोग चले जाएं तो जब हम लोग ट्रेनिंग और उस फेजेस में थे तो उस वक्त हमें इतना ज़्यादा कैंसर नहीं, अब तो मुझे लगता है कि आपको अपने इर्द गिर्द घरों में भी हर जगह कैंसर नज़र आता है। सो मेरे ख्याल में तो इंसिडेंस इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स जो फिगर्स हैं वो तो तभी जनरेट होंगे कि जब आपके पास डाटा आएगा। ठीक है। अच्छा, कितने टाइम के बाद जो है वो इसकी आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए? पर प्रोटोकॉल 18 ईयर्स 18 साल या 18 साल से जो बड़ी ख़वातीन हैं उनको महीने में एक दफ़ा अपना छाती का ज़ाती मुआयना ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा 40 साल से ऊपर की जो ख़वातीन हैं उनको ईयरली मेमोग्राफी जो है वो एडवाइस की जाती है स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन जिन ख़ानदानों में छाती का कैंसर मौजूद है उसमें उनके उस ख़ानदान के फ़र्द को जिस उम्र में कैंसर की तशख़ीस हुई है उससे 10 साल पीछे चले जाए। मिसाल के तौर पे अगर किसी की मदर को या किसी की बहन को 35 साल में हुई है, हाँ 35 साल में फॉर एग्जाम्पल, हाँ 35 में हुई है तो 25 पे वो स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो ये कि 40 साल से नीचे जो हैं वो साल में एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड कराएं, 40 साल से ऊपर साल में मेमोग्राफी। अरे डॉक्टर साहिबा, ये कैसे पहुंचता है इस स्टेज पे जो आपने 4th स्टेज के मेंशन किया है कि फिर बात जो है वो डेथ तक आ जाती है, ये कैसे होता है? मेरा ख्याल है उसकी एक बहुत वजह तो बहुत देर से आना है। ख़वातीन, देखिए 2-3 मिथ्स जिनका मैं ज़रूर इस फोरम पे जिक्र करना चाहती हूँ। एक तो हमारे लोगों में है जी कि इसको हाथ ना लगाएं ये बढ़ जाएगा, इसको सुई ना लगाएं ये फैल जाएगा,
और ये मिथ इतना आम है कि अगर आपके बलूचिस्तान से कोई खातून आई है तो वो भी ये बताती है और पूछती है, कश्मीर से आई है, पेशावर से आई है, तो ये बहुत तो ही उनके माइंड कॉमन में मिथ क्या है। होता है कि बस ये यहीं पर रहेगा, उनका ये ख्याल है कि अगर हाथ नहीं लगेगा तो ये बढ़ेगा नहीं। लेकिन देखें, अगर आपके सामने आपको एक गिल्टी का पता है, वो 6 महीने में इतने से इतनी हो गई और आपने हाथ नहीं लगाया, तो फिर तो आपको कुछ करना चाहिए ना। फिर तो आपको डॉक्टर के पास प्लीज़ जाएं, उसको दिखाएं। हाथ लगने से कैंसर नहीं बढ़ता, सुई लगने से हम सिर्फ उसका एक टुकड़ा लेते हैं जिससे उसकी तशखीस होती है, उससे वो फैलता नहीं है। इस पे प्रॉपर लिटरेचर अवेलेबल है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई इबहाम है या जिसके ऊपर कोई रिसर्च मज़ीद करने की ज़रूरत है। सो ये लोगों में एक कॉमन मिथ है, प्लीज़ इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और एक और अहम चीज़, ख़वातीन ये समझती हैं कि जिन गिल्टियों में दर्द होता है वो शायद मसले वाली गिल्टियाँ हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, इसका उलट है। जिन गिल्टियों में तकलीफ़ नहीं होती है वो उसमें ज़्यादा कैंसर होने का शुबा है। तकलीफ़ वाली गिल्टियाँ आमतौर पे इन्फेक्शन या सोजिश की होती हैं और वो दवाइयों से या छोटे मोटे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं। जिनमें तकलीफ़ नहीं है उनको फ़ौरन दिखाना चाहिए। ऑलराइट, वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी होप कि पाकिस्तान के तमाम तर डॉक्टर्स, पाकिस्तान के तमाम तर हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हैं, निजी हैं, वो अक्टूबर के महीने में और बल्कि पूरा साल तमाम तरह एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमारी जो बहनें हैं, या जिस तरीके से हमें ये भी मालूम हुआ कि हमारे मर्द हजरात को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अगेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने टेलीफोन रिंग पे ये बात आम कर दी है और ये बहुत अच्छा तरीका है आगाही, क्योंकि फ़ोन आज कल हर बंदा यूज़ करता है और उस तक ये आगाही पहुँच जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और नजम, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह से आपको याद है कुछ अर्सा पहले हमने बात की थी मेंटल हेल्थ के हवाले से एक ऐप बनाई गई थी, तो पॉसिबली अगर ये चीज़ भी हो जाए कि इस हवाले से भी, यस, हमराज के नाम से एक ऐप थी, अगर इसके लिए भी एक ऐप क्रिएट की जाए जिसमें बेसिक जो जितना भी आपका सेल्फ डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है अगर वो उसमें अवेलेबल हो तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा क्या ही बात है। तो आइए एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं बहरे अरब में मौजूद समंदरी तूफान तेज का, जिसने रुख इख्तियार किया हुआ है टूवर्ड्स आज लाइक गवादर की तरफ कहा जा रहा है और गवादर से तकरीबन इसको अभी 1600 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और इसकी वार्निंग सेंटर से अलर्ट जारी होना शुरू हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब बहरा अरब के जनूब मगरब में ये समंदरी तूफ़ान के हवाले से चौथा अलर्ट है और तूफ़ान मजीद दर्जा शिद्दत बढ़ने के बाद सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है। सो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्या अपडेट है सर इसके बारे में? जी बहुत शुक्रिया जी। चौथा अलर्ट नहीं, अभी तो हमने जस्ट नाउ इशू किया कोई आधा घंटा पहले 7वां अलर्ट इस पे, और ये इस वक्त कल से इसकी शिद्दत में और इजाफा हुआ है। ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इस वक्त ओमान का जो कोस्टल सिटी है सलाला, वहाँ से इसका डिस्टेंस कोई 300 किलोमीटर है और इसी तरह से यमन का एक कोस्टल सिटी है अलगायदा, वहाँ से 220 किलोमीटर के फासले पर है ये। तो इसका रुख जो है वो वही ज़्यादा यमन की तरफ ही है और कुछ ज़ाहिर उसकी लपेट में जो ओमान का जनूबी सिटी कोस्टल सिटी है सलाला, उसका कुछ एरिया या कुछ हिस्सा उसकी लपेट में आ सकता है। ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, ये भी बताइएगा कि क्या हमें परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इस तरह के साइक्लोन्स या समुद्री तूफान आते हैं तो पाकिस्तानी अवाम बड़ी ही हड़बड़ी की सिचुएशन में चली जाती है और पैनिक कर जाती है, तो क्या हम इस वक्त परेशान हों या रिलैक्स बैठे रहें? मेरा ख्याल है उन्होंने अलर्ट ही इसी वजह से जारी किया हुआ है कि हम लोग जो है थोड़े से परेशान हो जाएं। लेकिन लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था कि समंदरी तूफान जो लास्ट तकरीबन 3 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है, हम लोग जिक्र करते थे कराची की साहिल पट्टी को नुकसान हो सकता था, गवादर की साहिल पट्टी भी मुतासिर होने का खदशा था। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है, जो उन्होंने इलाके भी मेंशन किए जिस तरीके से ओमान और यमन के इलाके, तो आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि गवादर से आपको ओमान की पहाड़ियां नजर आती हैं, तो इतना नज़दीक है। सो वहाँ से 300 किलोमीटर का फासला, तो ऑलमोस्ट हमारे समंदरी बेल्ट जो लगती है गवादर में, वहाँ पर 1600 किलोमीटर जो अभी तक कहा जा रहा है। लेकिन हमारे पास जो अपडेट थी उनके मुताबिक चौथा अलर्ट, लेकिन वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने 7वां अलर्ट जारी किया है। सो डेफिनेटली 7वां अलर्ट इस बात को जो है ना वो अच्छी खासी वार्निंग है कि जो साहिली पट्टी पे मौजूद तमाम तर घर हैं, जो वहाँ पर आबादी हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर कोस्ट गार्ड का अमला भी होगा, वहाँ पर नेवल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी चल रही होंगी, सो वो भी प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन आप लोग भी अपना खुद से ख्याल रखें, तदबीर फॉलो करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो आप उसमें अपनी जो है ना अपनी एफर्ट जो है वो डालना मत भूला करें और ये ना सोचा करें कि नहीं हमें कोई और जो है
आके प्रोटेक्ट करेगा, कोई और आके हमें गाइड करेगा। आप खुद जो है इन सिचुएशन को एनालाइज करें और अपनी एफर्ट के थ्रू अपने आप को बचाने की भरपूर बाकी हम हैं आपको अपडेट करने के लिए। और इसी हवाले से एक और अहम टॉपिक जो है जिसका आज से हम आगाज कर रहे हैं, और वो टॉपिक होगा हमारा कश्मीर। और कश्मीर के 27 अक्टूबर आप लोगों को मालूम है, पाकिस्तान में रहने वाले हर बच्चे को मालूम है कि यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है, जिसकी हिस्ट्री डायरेक्टली लिंक करती है पाकिस्तान के बनने से, इस खित्ते को जिस तरीके से बनाया गया। और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, फिर भारत का खित्ता, तो उसमें कई ऐसी रियासतें, तकरीबन कहा जाता है कि 562 ऐसी रियासतें थी। तो 562 रियासतों को वो हकूक दिए गए थे कि वो अपने जोग्राफियाई, अपने इलाकाई फैक्टर को देखते हुए, अपने मजहब के फैक्टर को देखते हुए अपनी मर्जी से किसी के साथ इल्हाक करना चाहते हैं तो उसके साथ इल्हाक करें, वरना अगर आज़ाद रहना चाहते हैं तो आज़ाद रहें। तो आज़ाद कश्मीर की रियासत में 80% मुसलमान थे, लेकिन वहाँ का महाराजा जो था वो एक सिख था। तो वो सारी हिस्ट्री क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, हमारे साथ इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साद मोहम्मद इनाम साहब। अस्सलाम वालेकुम साद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। आप साद साहब जरा पस मंजर तो पेश करते हैं 1947 का एक दफ़ा ये सारी सिचुएशन का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात स्टार्ट होती है जिस तरह आप लोगों ने अभी पहले भी बात की कि एक सिख महाराजा थे और उनकी ड्यूरिंग द पार्टीशन उनसे पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, और अंडरस्टैंडिंग के 80% पाकिस्तान की जो क्या नाम है मेजॉरिटी थी, मुसलमानों की जो मेजॉरिटी थी वो जाना चाहती थी ऑब्वियसली पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए। और काफ़ी एक किस्म का कंट्रोवर्शियल पार्टीशन के दौरान भी एक पस मंज़र रहा, जिसके ऊपर हम लोगों को ये देखने की क्या नाम है ज़रूरत पड़ती है कि जब हम लोगों की पार्टीशन हुई तो इंडियन ट्रुप्स को उन्होंने एंटर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक मसले मसाइल का शिकार करना पड़ा, और कश्मीरी जो लोग हैं उनको काफ़ी अपने ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस देखने को मिली, और वहाँ तक मामला रुका नहीं। और उसकी वजह से पाकिस्तान की और इंडिया के दरमियान काफ़ी जंगें भी हुई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग दोनों साइड पे शहीद भी हुए, फौत भी हुए, और ये इशू आज तक हम लोग देखते हैं कि आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इट्स बिकमिंग काफ़ी एक फॉरगेटफुल किस्म का एक इशू बनता जा रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से इस पर कोई कवरेज नहीं है, ना इस पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर कोई नोटिस लिया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया को तो वहाँ पे उतरने की इजाज़त नहीं है, तो कवरेज तो दूर की बात वो लोग करेंगे। मुझे ये बताएं, चंद सालों से कश्मीर को सबसे बड़ी इंसानी जेल के तौर पे भी जो है वो कहा जा चुका है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके ऊपर क्यों नहीं स्टेप इन करी, और वो क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर, खास तौर पे यूएन? यस, देखें, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस के ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस जब आप ऑन अ ग्लोबल फोरम देखते हैं, जिस तरह आजकल का एक बहुत हीटेड इशू है फ़लस्तीन का इशू, और आप देखते हैं कि यूएन को बनाने का, यूएन को तश्कील देने की रीज़न ही वर्ल्ड वॉर्स के बाद ये अंडरस्टैंडिंग थी कि काफ़ी ज़्यादा कत्ले आम, जंगों की कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाए। तो मेरा तो ख्याल 100%, तो मेरा तो ख्याल है कि UN हैज़ फेल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ आई एम फ्री टू टॉक अबाउट दिस। लेकिन जहाँ तक बहुत बड़े ममालिक जिस तरह चाइना हो गया, जिस तरह US हो गया, जिस तरह फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जिन कंट्रीज़ के अंदर इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए वो रिजॉल्व हो गए एट द एंड ऑफ द डे, तो वहाँ पर जाकर जब वो कंट्रीज़ भी इस पर साइलेंस लेते हैं तो काफ़ी एक मसला हो जाता है। जिस तरह अभी रिसेंटली US ने UN रेजोल्यूशन के अंदर सीज़ फायर के ऊपर उन्होंने एब्सटेन नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस पर रिजेक्ट किया और वीटो कर लिया उस डिसीजन को। तो इस तरह के डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा UN की क्रेडिबिलिटी को कहते हैं कि क्या UN का बनाना फिर काबिल दुरुस्त था या काबिल गलत था। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि UN की तरफ से डिसीजन क्यों नहीं लिया गया, ना ही UN ने क्यों किया। वेल आई होप UN ने बहुत सारे काम किए, लेकिन UN यहाँ पर लैग कर गया डेफिनेटली। क्योंकि वो भी एक जनरल असेंबली है, बिल्कुल उसको भी लेट डाउन कर देना वो भी ठीक नहीं होगा। लेकिन येस, यू आर राइट कि उनका कश्मीर के मामले में इंटरफेरेंस और वो सब कुछ होना कम है। मुझे ये बताएं कि ये टेरिटरी हमारी जिस तरीके से डिस्प्यूट ये सारा बना हुआ है, इसके बाद अब की सिचुएशन में एक फ्यूचर में अगर देखता है यंग पाकिस्तानी उभरता हुआ बच्चा हमारा, उसको क्या हल नज़र आता है? वही कॉन्फ्लिक्ट रहेगा या फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है इस तरीके से? देखिए, एक फ्यूचर पाकिस्तानी की अंडरस्टैंडिंग उतनी मैटर करती है जितनी एक कश्मीरी यूथ की अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। अब आप जिस तरीके से अगर आप रेजोनेशन की बात करते हैं तो एक पाकिस्तानी यूथ जब तक उन जूतों में उतरता नहीं है जिन जूतों में कश्मीरी बच्चा उतरा हुआ है, और वो अपनी वो वाली चीज़ डे टू डे महसूस कर रहा है, उन चीज़ों के अंदर से गुजर रहा है, ख्वाह वो मुसलमान हो, ख्वाह वो क्रिश्चन हो, ख्वाह वो हिंदू हो, इन ऑल एस्पेक्ट्स,
तो वो चीज़ें अंडरस्टैंड करवाना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, मेरा तो ये ख्याल है। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो एक यूथ की रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पर गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि वहाँ पर कोई इस तरह के प्रोग्राम्स रखे जाएँ जिसके हवाले से उनकी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक एस्पेक्ट क्रिएट किया जाए। तो जहाँ तक आपकी बात है 100% दुरुस्त कि यूथ की रिप्रेजेंटेशन हो और यूथ इस चीज़ को एड्रेस करे सोशल मीडिया फोरम्स पे। हमारे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक का, और टिकटॉक के भी प्लेटफॉर्म पे आप उस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, जिस पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मिल सकती है। रही बात इस मामले के हल की तरफ, तो देखें कोई भी हिस्ट्री आप उठाकर देख लें, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का कभी भी मामला जो हल है वो कभी भी जंग नहीं रहा, उसको हमेशा डिप्लोमेसी से हल किया गया है। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने जैसे कि अभी रिसेंटली देखा कि नवाज शरीफ साहब की आमद एग्जैक्टली, मैं भी उसी पॉइंट की तरफ आने लगा था, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, मुझे भी सुन के अच्छा लगा। आई थिंक कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन मूविंग फॉरवर्ड कि आप डिप्लोमेसी के साथ और एक पीस टॉक के साथ इस चीज़ को हल करें। और दुनिया में अंडरस्टैंडेबली जो यूएन की भी आपने बात की कि यूएन भी हमेशा उसी एस्पेक्ट की तरफ लेकर जाना चाहता है जहाँ पर दोनों साइड्स पे बेहतरीन किस्म का एक डील हो सके। अच्छा साथ हम देख रहे हैं अरसे दराज से कश्मीरी नौजवान जो हैं वो अपनी हक़ आज़ादी के लिए लड़ते आ रहे हैं, क्या समझते हैं वक्त के साथ साथ वो जज्बा कम हुआ है या उतना ही बढ़ता जा रहा है? साइकोलॉजिकली एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इफ़ मेरी टांग में अगर एक दर्द है, राइट, मैं आपको एक एनालॉजी उस तरीके से देता हूँ, और वो दर्द मेरा उसका कोई इलाज नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी, उस दर्द को सहना सीख लेगी, लेकिन क्या वो दर्द ख़त्म होगा? नहीं, ठीक है। लेकिन पॉइंट यही है कि अब ये दर्द मेरा ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिट होता है थ्रू जेनेटिक फॉर्मेशन, मेरे बच्चों में जाता है। तो क्या वो दर्द उस चीज़ के साथ अडेप्ट करेगा? क्या वो दर्द उन बच्चों को भी सहना ज़रूरी है जो दर्द मैंने अपने काबिल इलाज के लिए नहीं कर सका? तो ये काफ़ी ज़्यादा वायलेशन है उन बच्चों के लिए जो जनरेशनल इस चीज़ पे पलते बढ़ रहे हैं, जिनको वो फ्रीडम कभी देखने को मिलेगा नहीं। उनको वो फ्रीडम मूवमेंट का, फ्रीडम ऑफ गेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, उस तरीके से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो कि इंसान को, मेरा तो 100% ख्याल ये है कि अगर एक शख्स किसी मुल्क में पैदा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्या उसके आबा अजदाद ने जो मिस्टेक्स की जो कि उसको भुगतनी पड़ेंगी, राइट। तो एक तरीके से ये काफ़ी कॉन्सिक्वेंशियल है उन लोगों के लिए जो कश्मीर में रह रहे हैं, जहाँ पर उनके आबा अजदाद के साथ मजालिम ढाए गए और उसके बाद उनको वो मजालिम सहने पड़ेंगे क्योंकि वो उस जगह पे पैदा हुए। ओके, लेट्स हैव अ डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड जम्मू एंड दैट पार्ट मकबूजा कश्मीर। सो उसमें हमें जो नज़र आता है, मैं चाहूँगा इस बात को आप आगे लेकर बढ़ें। अगर मैं डायरेक्टली सीधी बात करूँ तो यहाँ के बाशिंदे को जिस तरीके से आज़ादी है, जिस तरीके से वो बिजनेसेस अपने कर रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तानी जो उनकी एक खुसूसी हैसियत है उसको बरकरार रखे हुए हैं, वहाँ के इलेक्शंस अलग होते हैं, उनकी असम्बली अलग है, उनका सब कुछ अपना है, वहाँ के एक बाशिंदे की अपनी पहचान है। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, इसको पूरे खत्ते को देखा जाए तो हम में सबसे ज़्यादा जो बाहर भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पाकिस्तान की, वो भी हमारे कश्मीरी हैं। तो इसीलिए हम कश्मीरियों को उस तरीके से बढ़कर साथ भी दे रहे हैं और इसीलिए हमारा मेन मुद्दा शाहरग का वो मसला जो है वो है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो क्या सिचुएशन है? देखिए, जब आप पर्सपेक्टिव में लेते हैं आर्टिकल 370 की एबॉलिशमेंट को, ठीक है, 35A की, तो आप उस नज़रिए से देखते हैं कि जहाँ पर एक मुल्क जो अपने आप को इंटरनेशनली सेकुलर, लिबरल और डेमोक्रेटिक कहता है, क्या उस मुल्क को ये चीज़ ज़ेब देती है कि वो आर्टिकल 370 जैसी एक चीज़ को अबॉलिश कर दे? तो जब आप उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो फिर आपको ये समझ आता है कि आर्टिकल 370 what did it actually present, ठीक है। और जेनेरिकली जहाँ तक अवाम है उनको इन चीज़ों के हवाले से आगाही नहीं है कि आर्टिकल 370 कहता क्या था, ठीक है। उसमें स्पेशल स्टेटस था, उसमें जो लोग उस जगह के मकीन थे उनकी उन जगहों के हवाले से उनकी परमानेंसी, उनका बिज़नेस करने का, उनका फ्रीडम करने का सब कुछ, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह आपने बात की कि कश्मीर हैपेंस टू बी आवर शहरग इज़ बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल पोजीशन,
ठीक है, और एक तो वो खूबसूरत जगह है 100%, इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कि सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है कश्मीर के अलावा, वो पानी के ऊपर रहा है। वेल ये डेफिनेटली, और पानी के ऊपर अभी भी दोबारा से वो इंडिया जिस तरीके से बहस कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में भी, लेकिन आई होप कि ये मामला जो है रेजोल्यूशन हल होगी और ये सेगमेंट इसी तरीके से चलता रहेगा। वेल थैंक यू सो मच साद मोहम्मद इनाम फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा यंग फेसेस को कि जो पाकिस्तान के ऊपर ऐसी बात कर रहे हैं, और ज़्यादा हमें ऐसी यूथ की ज़रूरत है जो मजीद बढ़ चढ़ कर इसके ऊपर बात करें। वेल मुलाकात होगी आप लोगों से, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम पसंद आया होगा। तमाम तर सोशल हैंडल्स पे आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। मुझे रुशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।